ये वीडियो केवल मनोरंजन, समीक्षा और एक्सप्लेनेशन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और कहानियाँ उनके संबंधित मूल रचनाकारों की संपत्ति है। हमारा किसी भी प्रकार का कॉपीराइट का उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को इस वीडियो पर कोई आपत्ति हो तो कृपया करके हमसे संपर्क करें और हम आवश्यक सुधार या सामग्री हटाने की कार्रवाई करेंगे। अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर पसंद है तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बना है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। ये चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस ओनली के लिए ही है। इसमें दिखाया गया सभी कैरेक्टर, इवेंट और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन, जगह और इवेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मज़ा देना है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कुछ खजाने होंगे। मुझे तो बस दूसरे दर्जे की मध्यम और उच्च श्रेणी की स्पिरिट वाइन चाहिए। 1 पौंड मध्यम श्रेणी की स्पिरिट वाइन के बदले 1 पौंड प्रोफाउंड आयरन एसेंस दिया जा सकता है, जबकि 1 पौंड उच्च श्रेणी की स्पिरिट वाइन के बदले 10 पौंड प्रोफाउंड आयरन एसेंस दिया जा सकता है। यदि आपके पास 100 वर्ष से अधिक पुरानी स्पिरिट वाइन है तो हम उसकी कीमत अलग से तय कर सकते हैं। सोंग वेई द्वारा प्रस्तावित कीमत बाजार दर से काफी अधिक थी, लेकिन वांग होंग को एक विशेष आवश्यकता थी, इसलिए वह अनिच्छा से सहमत हो गया। सीनियर ब्रदर सोंग, मेरे पास स्पिरिट वाइन का एक बैरल है जो 500 साल से भी अधिक पुराना है। क्या मैं इसे कुछ प्रोफाउंड आयरन एसेंस के बदले में दे सकता हूँ? वांग होंग ने सोंग वेई को स्पिरिट वाइन का एक बड़ा सीलबंद डिब्बा सौंपते हुए यह बात कही। सोंग वेई ने पात्र खोला और पूरा गुप्त कमरा शराब की सुगंध से भर गया। सुगंध नीचे नीलामी स्थल तक भी पहुंच गई। कुछ शराब के शौकीन लोग हवा को सूंघते रहे, सुगंध के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करते रहे। मेरे दोस्त वू दाओ, तुमने इतनी बढ़िया शराब छिपा रखी है। क्या यह नीलामी के लिए कोई वस्तु नहीं है? जी हाँ, वू दाओ मित्र, इसे नीलामी के लिए क्यों न लाया जाए? कई तेज नाक वाले साधकों ने पहले ही पता लगा लिया था कि सुगंध ऊपर से आ रही है, और उन्होंने सोचा कि यह किंगजू टावर के संग्रह का हिस्सा हो सकती है। दोस्तों, ये किंगजू टावर के संग्रह का हिस्सा नहीं है। शायद कोई बुजुर्ग वीआईपी कमरों में बैठकर शराब का आनंद ले रहे हो। उन्हें परेशान न करना ही बेहतर होगा, वू दायोग ने समझाया, और अनुमान लगाया कि सोंग वेई ही शराब का आनंद ले रहे थे। गोल्डन कोर विशेषज्ञ होने के नाते उनके पास बेहतर गुणवत्ता वाली स्पिरिट वाइन का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वू दायोग की व्याख्या सुनकर सभी को थोड़ी निराशा हुई और उन्होंने नीचे चल रही नीलामी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, ताकि शराब की गंध से उनका ध्यान न भटके। सोंग वेई ने एक छोटे कप में थोड़ा सा तरल डाला और उसे चखा, संतुष्टि से अपने होठों को चाटते हुए। ये शराब बहुत बढ़िया है। क्या आपके पास और है? मैं इसे 30,000 पाउंड प्रोफाउंड आयरन एसेंस के बदले में दे सकता हूँ। कैसा रहेगा? सोंग वेई ने कंटेनर बंद किया और पूछताछ की। बड़े भाई सोंग, ये शराब का घड़ा इस छोटे भाई ने एक गरीब किसान से खरीदा है। एक घड़ा मिल पाना ही सौभाग्य की बात है, इससे ज्यादा मिलने की संभावना बहुत कम है। जब सोंग वेई ने और स्पिरिट वाइन के बारे में पूछा तो वांग होंग ने अफसोस जताया। सोंग वेई ने इस पर विचार किया और सहमति दे दी। सैकड़ों वर्षों से जीवित रहे गोल्डन कोर साधक के रूप में उन्हें ऐसा अवसर अक्सर नहीं मिला था। इसके बाद उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत वांग होंग ने स्पिरिट वाइन के एक बैरल के बदले 3 पाउंड प्रोफाउंड आयरन एसेंस का आदान प्रदान किया। हालांकि वह अभी भी अपने लक्ष्य से बहुत दूर था। उसके साथ 9 अधीनस्थ थे, और यदि प्रत्येक पाउंड का उपयोग आध्यात्मिक हथियार को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था, तब भी उसे 5 पाउंड की कमी थी। वांग होंग को उम्मीद थी कि इस नीलामी से कुछ और वस्तुएं प्राप्त होंगी। इतनी सारी वस्तुओं की नीलामी होने के कारण अच्छी संभावना थी। इसी बीच नीचे चल रही नीलामी में वे रेस्प्लेंडेंट विसेज एलिक्सीर के लिए बोली लगा रहे थे। ये वस्तु भी वांग होंग द्वारा ही उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने 3 रेस्प्लेंडेंट विसेज एलिक्सिर की आपूर्ति की थी, जिनमें से प्रत्येक को स्पिरिट स्टोन के लिए अलग अलग नीलाम किया गया था, जिसके लिए दूसरे स्तर की सामग्रियों की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए नीचे दिए गए रेस्प्लेंडेंट विसेज एलिक्सिर की नीलामी में कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। मैं 80,000 स्पिरिट स्टोन भेंट करता हूँ। मुखौटा पहने होने के बावजूद आवाज से पता चला कि बोली लगाने वाली एक महिला साधिका थी, जो थोड़ी सी दीवानगी से प्रेरित थी। मैं 1 लाख की बोली लगाता हूँ। तितली का मुखौटा पहने एक अन्य साधिका ने बोली में सीधे 20,000 की वृद्धि कर दी। वह भी एक महिला साधिका थी, जो स्पष्ट रूप से अपनी युवावस्था को बनाए रखने के लिए बेताब थी। एक महिला साधिका होने के नाते अगर कोई समाधान होता तो कौन अपनी परछाई को दिन प्रतिदिन बूढ़ा होते देखना सहन कर सकती थी। 1,15,000। एक पुरुष साधक ने डरते हुए एक कीमत चिल्लाई। वह पूरी तरह से जानता था कि वह महिला साधकों के दृढ़ संकल्प का मुकाबला नहीं कर सकता। 1,20,000। एक और महिला साधिका ने भी अपनी सहमति जताई। 1,40,000, 1,50,000, और बोली प्रक्रिया जारी रही। अंत में कई सन की महिला साधकों के दबाव के कारण पहले रेस्प्लेंडेंट विसेज एलिक्सिर की कीमत 2 लाख स्पिरिट स्टोन तक पहुंच गई, इससे पहले कि वह बिक पाया।
दूसरे की नीलामी 2,10,000 में हुई और तीसरे की नीलामी में 2,50,000 स्पिरिट स्टोन्स मिले, जो एक आश्चर्यजनक आंकड़ा है। ऊपर वीआईपी कमरे से बारबेक्यू का आनंद लेते हुए वांग होंग ने महिला साधकों के आकर्षण की गहराई से सराहना की। वुड आयोग द्वारा कई और वस्तुओं की नीलामी करने के बाद उन्होंने अपनी हथेली में एक दवा की बोतल प्रस्तुत की। प्रिय साथी साधकों, हम अभी जिस चीज की नीलामी कर रहे हैं वह एक छोटी सफलता की गोली है, जो नींव निर्माण के प्रारंभिक और मध्य चरणों में आने वाली बाधाओं को दूर करने में उल्लेखनीय प्रभाव रखती है। वुड आयोग ने इसका संक्षिप्त परिचय दिया क्योंकि फाउंडेशन बिल्डिंग के अधिकांश साधक इस प्रकार की गोली से परिचित थे। स्मॉल ब्रेकथ्रू रियल पिल मुख्य रूप से 300 साल से अधिक पुराने स्कारलेट ब्लड जिनसिंग से तैयार की गई थी, जिससे फाउंडेशन बिल्डिंग के शुरुआती और मध्य चरणों में साधक तुरंत ही एक अड़चन को पार कर सकते हैं। दूसरी ओर लार्ज ब्रेकथ्रू रियल पिल मुख्य रूप से 500 साल से अधिक पुराने स्कारलेट ब्लड जिनसिंग से बनी थी और फाउंडेशन बिल्डिंग के अंतिम चरणों में मौजूद लोगों को बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकती थी। यहां तक कि यह भी अफवाह थी कि इससे गोल्डन कोर कंडेंसेशन में भी थोड़ा लाभ होता है। स्कारलेट ब्लड जिनसिंग की दुर्लभता के कारण, जिसकी खेती करना चुनौतीपूर्ण था और उम्र बढ़ने के साथ इसके नष्ट होने की संभावना अधिक थी, स्मॉल और लार्ज ब्रेकथ्रू रियल पिल्स अत्यंत दुर्लभ थी। कुछ आधारभूत विकास करने वाले किसान अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए कई साल या दशकों तक का समय लगा सकते हैं। किसान का जीवन काल सीमित होने के कारण उनके पास ज्यादा समय नहीं बचता। कुछ साधक तो अपने पूरे जीवन में कभी भी अपनी बाधाओं को पार नहीं कर पाए। परिणामस्वरूप ब्रेकथ्रू रियल पिल के हर बार प्रकट होने पर फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा छिड़ जाती थी। वुड आयोग द्वारा बोली शुरू होने की घोषणा के बाद स्मॉल ब्रेकथ्रू रियल पिल की कीमत तेजी से बढ़ने लगी और जल्दी ही 2 लाख स्पिरिट स्टोन से अधिक हो गई। इन स्पिरिट स्टोन्स का मूल्य सामान्य से अधिक था क्योंकि इनके आदान प्रदान के लिए दूसरे स्तर की आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता थी। 2.5 लाख। मुखौटा न पहनने वाले उस युवा साधक, जो एक संप्रदाय का युवा गुरु था, ने आत्मविश्वास से बोली लगाई। उसे इस तरह की छोटी नीलामी में भाग लेने से कोई डर नहीं था। 2,60,000। बोली लगाने के बाद बिना मुखौटा पहने एक अधेड़ उम्र का किसान आया, जिसका स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी। 2,80,000। जिस बोली लगाने वाले ने बोली में 20,000 की बढ़ोतरी की, उसकी आवाज कर्कश थी, उसने बाघ के सिर का मुखौटा पहन रखा था और अपने शरीर को एक लबादे से ढक रखा था। इस समय बोली में केवल ये 3 व्यक्ति ही बचे थे। नकाबपोश बोली लगाने वाले से चुनौती महसूस करते हुए दोनों नकाबपोश किसान तेजी से निराश होते गए और बोली बढ़ाते चले गए। 2,90,000। 3 लाख। ऊपर वीआईपी कमरे में बैठे वांग होंग इन प्रतिभाशाली युवा साधकों को प्रतिस्पर्धा करते और अपना दृढ़ संकल्प दिखाते हुए देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वह रोमांचित था क्योंकि हर बोली का मतलब उसके लिए अधिक स्पिरिट स्टोन और संसाधन थे। अंत में बाघ के सिर का मुखौटा पहने रहस्यमय साधक ने 3.5 लाख स्पिरिट स्टोन की विजयी बोली लगाकर स्मॉल ब्रेकथ्रू रियल पिल को हासिल कर लिया। अन्य 2 किसान, हालांकि अनिच्छुक थे, वित्तीय बाधाओं के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके और उन्हें फिलहाल हार माननी पड़ी। नकाबपोश साधक को जैसे ही स्मॉल ब्रेकथ्रू रियल पिल प्राप्त हुई, उसने तुरंत नीलामी घर के साथ लेन देन पूरा किया और चुपचाप नीलामी स्थल से चला गया। दर्शकों में से कई साधक भी उनके पीछे बाहर चले गए, चाहे दोस्ताना बातचीत के लिए हो या संभावित संघर्ष के लिए। यह अब किंगजू टॉवर की चिंता का विषय नहीं था। स्मॉल ब्रेकथ्रू रियल पिल की सफल नीलामी के बाद उन्होंने कुछ अन्य वस्तुओं की नीलामी शुरू की, जिनमें शेष बचे कुछ ज़ेड मैरो मशरूम भी शामिल थे, और उन्हें भी बेच दिया। 400 साल पुराने ज़ेड मैरो मशरूम की नीलामी काफी ऊंची कीमतों पर हुई, जिससे वांग होंग बहुत खुश हुए। प्रत्येक मशरूम 2 लाख स्पिरिट स्टोन से अधिक में बिका। बची हुई लार्ज ब्रेकथ्रू रियल पिल नीलामी के भव्य समापन के लिए आरक्षित थी, जिसके कारण अनगिनत साधकों में इसे पाने की होड़ मच गई। कई लोग तो विशेष रूप से इसी वस्तु के लिए आए थे। लार्ज ब्रेकथ्रू रियल पिल ने न केवल बाधाओं को दूर किया, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी विशेष रूप से आकर्षक थी जो अपने गोल्डन कोर का निर्माण करना चाहते थे। भले ही इसके प्रभाव सूक्ष्म थे, लेकिन अकेले मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही भयंकर प्रतिस्पर्धा को भड़काने के लिए पर्याप्त था। अनेक साधकों की बोली लगाने की होड़ के बीच लार्ज ब्रेकथ्रू रियल पिल अंततः 5 लाख स्पिरिट स्टोन की चौंका देने वाली कीमत पर बिक गई। इसी के साथ नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वांग होंग ने किंगजू टावर के प्रभाव का लाभ उठाते हुए न केवल ज़ेड मैरो मशरूम बेचे, बल्कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और इस प्रक्रिया में काफी मुनाफा भी कमाया। कुल मिलाकर वांग होंग ने इस नीलामी से 10 लाख से अधिक स्पिरिट स्टोन अर्जित किए, साथ ही 10 लाख से अधिक स्पिरिट स्टोन मूल्य की शोधन सामग्री भी प्राप्त की। ये वास्तव में एक भरपूर लाभ था। पहले ईर्ष्या के डर से वह इतनी सारी चीजें यूं ही देने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वह बाउंड्री सिटी में एक ताकतवर शख्स बन चुका था। आधिकारिक तौर पर वांग होंग समेत उनके पास अब 5 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर और एक द्वितीय श्रेणी का डेमोनिक बीस्ट था। इसे अब कमजोर नहीं माना जाता था। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में बीस्ट स्पिरिट सेक्ट के सभी 6 सदस्यों का सफाया कर दिया था, जिनमें एक दिवंगत फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर भी शामिल था, जिससे उनकी शक्ति का एक स्थायी आभास रह गया था। जो भी उन्हें निशाना बनाना चाहेगा, उसे 2 बार सोचना पड़ेगा। वांग होंग और वुड आयोग ने अपनी अर्जित संपत्ति को आपस में बांटने में पूरा दिन बिताया।
वांग होंग ने हाल ही में प्राप्त 10 लाख से अधिक स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके अंतरिक्ष को 10 एकड़ तक विस्तारित किया। इस अतिरिक्त क्षेत्रफल के साथ अंतरिक्ष का कुल क्षेत्रफल 135 एकड़ हो गया और इसके भीतर समय का प्रवाह बाहरी दुनिया की तुलना में 164 गुना अधिक हो गया। उसने इन 10 अतिरिक्त एकड़ जमीन का उपयोग उच्च कोटि की आध्यात्मिक वस्तुओं को विकसित करने के लिए करने की योजना बनाई थी। इन वस्तुओं के विकास की अवधि लंबी होती है, इन्हें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है और ये तब उपयोगी होंगी जब वह अंततः स्वर्णिम मूल अवस्था तक पहुंच जाएगा। गोल्डन कोर का निर्माण करना निस्संदेह एक कठिन कार्य था। औसतन एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर बनाने के लिए हजारों कल्टीवेटरों की आवश्यकता होती थी। यहां तक कि 6 प्रमुख संप्रदायों जैसे मजबूत नींव वाले प्रतिष्ठित संप्रदायों के लिए भी एक स्वर्णिम कोर साधक को तैयार करने के लिए सैकड़ों नींव निर्माण साधकों की आवश्यकता होती थी। हालांकि वांग होंग को गोल्डन कोर को संघनित करने में बहुत विश्वास था क्योंकि उसके पास पर्याप्त स्थान था। जहां दूसरों को ब्रेक थ्रू रियल पिल के लिए अपनी सारी दौलत खर्च करनी पड़ती थी या यहां तक कि अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती थी, वहीं वह एक ही दिन में कई नरिशिंग एसेंस पिल्स का सेवन कर सकता था। जहां दूसरों को एक पौष्टिक सार की गोली के लिए 1 महीने या उससे अधिक समय तक मेहनत करनी पड़ती थी, वहीं वह एक दिन में कई गोलियां खा सकता था। जहां अन्य लोग किसी दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटी का उपयोग केवल एक बार कर सकते थे, वहीं वह अपने अंतरिक्ष में उनकी विशाल मात्रा में खेती कर सकता था। उसे बस लगन से साधना करनी थी और अगर उससे भी उसे गोल्डन कोर प्राप्त करने में मदद नहीं मिली तो बेहतर होगा कि वह किसी दीवार पर सिर पटक दे और हार मान ले। फिलहाल उनके क्षेत्र में केवल 3 प्रकार की तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मौजूद थीं। उनमें से एक इंक जेड स्पिरिट लोट्स था, जिसे वर्षों पहले एक गुप्त लोक से प्राप्त किया गया था। अब तक इसमें 1 दर्जन से अधिक फूल खिल चुके थे और 2 कमल की फलियां भी बन चुकी थीं, हालांकि वे अभी तक परिपक्व नहीं हुई थीं। इन जेड स्पिरिट लोट्स को अधिक प्रजनन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वांग होंग ने काफी समय से इसकी कमल की जड़ों को खाने से परहेज किया था। हालांकि उसने अन्य द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट ब्लॉसम की पंखुड़ियों के साथ साथ इसकी कुछ पंखुड़ियां भी एकत्र कर ली थीं, ताकि थोड़ी मात्रा में स्पिरिट वाइन बनाई जा सके। इसके अलावा एक और तृतीय श्रेणी का आध्यात्मिक फल था, ड्रैगन स्केल फल, जिसे उसने एक गुप्त लोक से प्राप्त किया था। वह सैकड़ों वर्षों से अंतरिक्ष में इसकी खेती कर रहा था, लेकिन ये केवल एक व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर एक छोटे पेड़ के रूप में ही विकसित हुआ था, जिसमें फूल आने या फल लगने के कोई संकेत नहीं थे। तीसरे दर्जे का एक और आध्यात्मिक फल वृक्ष हाल ही में प्राप्त किया गया जेड जिनसिंग फल वृक्ष था। ये बहुत लंबा नहीं था और इसकी शाखाओं से कुछ अपरिपक्व फल लटके हुए थे। अंतरिक्ष में एक विलक्षण आध्यात्मिक पौधा भी था, जिसे वांग होंग ने एक गुप्त क्षेत्र में परीक्षण के दौरान एक युवा साधक के भंडार थैली से प्राप्त किया था। अपनी ची साधना अवस्था में भी वांग होंग अपने आध्यात्मिक हथियार से इस विचित्र पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सका। अंतरिक्ष में रोपने के बाद सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे और यह पौधा अभी अंकुरित होना शुरू हुआ था। इस पर प्राकृतिक प्रतीकों वाले 2 कोमल पत्ते उगाए थे। वांग होंग को प्रतीकों का अच्छा ज्ञान होने के बावजूद वह इन पत्तों पर अंकित प्रतीकों का अर्थ नहीं समझ पा रहा था। फिलहाल वह केवल ये देख सकता था और इंतजार कर सकता था कि यह अनोखा आध्यात्मिक पौधा कैसे विकसित होगा। इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद वांग होंग अंतरिक्ष के भीतर एक छोटे से उपवन में उड़ गया, जहां कई घने सीधे पेड़ उगे हुए थे। ये पेड़ पूरी तरह से काले थे और उनमें धात्विक चमक थी। ये गोल्डन आयरनवुड के पेड़ थे। 800 साल से कम उम्र के गोल्डन आयरनवुड के पेड़ काले होते थे और 800 साल से अधिक उम्र के पेड़ धीरे धीरे सुनहरे पीले रंग के हो जाते थे। वांग होंग ने अपनी उड़ने वाली तलवार उठाए और पूरी ताकत से सुनहरे लोहे के पेड़ों में से एक पर वार किया, लेकिन वार केवल आधा इंच ही गहरा हुआ। उसे इसकी उम्मीद थी, उसका अपना भाला 500 साल से भी अधिक पुराने सुनहरे लोहे के पेड़ से बना था और वह पवित्र लकड़ी इन 300 साल पुराने पेड़ों से भी कहीं अधिक कठोर थी। वांग होंग ने अंतरिक्ष के भीतर 9 गोल्डन आयरनवुड के पेड़ काटने में 1 दिन से अधिक समय बिताया। उसने इन पेड़ों को अंतरिक्ष से बाहर निकाला, एक भंडारण थैली में रखा और फिर चला गया। वह सीधे थाउजेंड क्राफ्ट्स पवेलियन गए, जहां स्टो के कर्मचारी उन्हें पहले से ही पहचानना सीख चुके थे। नमस्कार, रसायन शास्त्री वांग, आज हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? दुकान के एक कर्मचारी ने वांग होंग का गर्मजोशी से स्वागत किया जब वह अंदर दाखिल हुए। मैं आपके दुकानदार मो को ढूंढ रहा हूं, क्या आप कृपया उन्हें सूचित कर सकते हैं? वांग होंग ने अनुरोध किया। कर्मचारी तुरंत वांग होंग को एक निजी कमरे में ले गया और फिर वहां से चला गया। हाँ, रसायन शास्त्री वांग, आपका हमारे यहाँ आना और हमारी छोटी सी दुकान को सुशोभित करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। दुकानदार मो ने अंदर आते ही वांग होंग का हार्दिक हंसी के साथ स्वागत किया। फिर उन्होंने बड़े प्यार से चाय तैयार की और परोसी। मो को हाल ही में हुई किंगशू टावर की नीलामी की जानकारी थी। वह जानता था कि वांग होंग ने उससे काफी मात्रा में शोधन सामग्री अर्जित की थी और संभवतः वह कुछ शिल्पकारी का काम करवाने का इरादा रखता था। अगर वांग होंग नहीं आते तो मो उनसे व्यापार पर चर्चा करने के लिए मिलने की सोच रहे थे। इतनी सारी शोधन सामग्री के साथ ये निस्संदेह एक आकर्षक अवसर था। अब जबकि वह मोटी मछली स्वेच्छा से उसके पास आ गई थी, मो प्रसन्न क्यों नहीं होता? दुकानदार मो, आप बहुत दयालु हैं। मैं आज आपके प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान को सौंपने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक परियोजना पर चर्चा करने आया हूं, वांग होंग ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा।
ओह, मैं इस उद्यम के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूँ, मो ने उत्सुकता से आंखें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। ऐसा लग रहा था मानो सौभाग्य उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मुझे 1000 क्राफ्ट्स पवेलियन को 9 आध्यात्मिक हथियार लंबे भाले और 9 आध्यात्मिक हथियार कवच, कुल मिलाकर 18 आध्यात्मिक हथियार बनाने का काम सौंपना है, वांग होंग ने शांत भाव से अपनी आवश्यकताएं बताई। हालांकि दुकानदार मो के भीतर का उथल पुथल जरा भी शांत नहीं था। उसके चेहरे की मांसपेशियां उत्तेजना से कांप रही थीं, जो इस अप्रत्याशित सौदे की विशालता का स्पष्ट संकेत था। उन्हें इस बात का एहसास था कि यह एक महत्वपूर्ण सौदा है, लेकिन उन्होंने कभी इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं की थी। एक साथ 18 आध्यात्मिक हथियार कई महीनों के सामान्य कारोबार के बराबर हो सकते थे। वांग किमियागर 18 आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए काफी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता होती है। क्या आपने सब कुछ तैयार कर लिया है? दुकानदार मो ने पूछा, क्योंकि वह जानता था कि इतनी मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराना आसान काम नहीं है। मैंने ये सभी सामग्रियां पहले से तैयार कर ली हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये उपयुक्त है या नहीं। आप एक बार देख लीजिए, वांग होंग ने दुकानदार मो को एक स्टोरेज बैग देते हुए जवाब दिया। मो ने थैली स्वीकार की और अपनी दिव्य चेतना से उसकी जांच की। अंदर उसे 9 करीने से सजे हुए सुनहरे लौह लकड़ी के लट्ठे मिले, जो सभी एक ही उम्र के थे। साथ ही 8 गहन लौह क्रिस्टल भी थे, जिनमें से 2 वांग होंग ने नीलामी में प्राप्त किए थे और एक वू दायोग ने किंगशू टावर के गोदाम से प्राप्त किया था और वांग होंग से अदला बदली की थी। वहां द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीवों की खालों का एक बड़ा ढेर था, जिसमें 30 से अधिक टुकड़े थे, साथ ही विभिन्न अन्य सामग्रियां भी थीं। कुल मिलाकर ये पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन हमें एक विशेषज्ञ से इनकी जांच करवानी होगी। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, विशेषज्ञ थोड़ी देर में आ रहे हैं, दुकानदार मो ने उठते हुए कहा और बाहर इंतजार कर रहे एक कर्मचारी को कुछ निर्देश दिए, जो जल्दी से चला गया। इसके बाद मो वापस लौटी और वांग होंग के साथ बातचीत और चाय साझा करने लगी। कुछ देर बाद एक गंभीर चेहरे वाला मध्य चरण का फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर बाहर से अंदर आया। वांग अल्केमिस्ट, ये हमारे 1000 क्राफ्ट्स पवेलियन के निवासी रिफाइनिंग टूल मास्टर फ्रेंड मु है, मो ने परिचय कराया। वांग होंग 1000 क्राफ्ट्स पवेलियन में कई बार आ चुके थे, लेकिन ये पहली बार था जब वे उनके द्वितीय श्रेणी के रिफाइनिंग टूल मास्टर से मिल रहे थे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, वांग किमियागर। मैं आपकी रसायन विद्या की प्रतिभा का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, शोधन उपकरण विशेषज्ञ मित्र मु ने पहले बताए गए साधना स्तर के अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तुलना में अधिक विनम्रता से कहा। वांग होंग ने शिष्टाचार का आदान प्रदान किया और फिर स्टोरेज बैग अपने मित्र मु को सौंप दिया। मित्र म्यू ने सामग्री का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और टिप्पणी की, अधिकांश सामग्रियां पर्याप्त हैं, लेकिन एक और प्रोफाउंड आयरन क्रिस्टल का टुकड़ा होना आदर्श होगा। वांग होंग के पास केवल 8 प्रोफाउंड आयरन क्रिस्टल थे, जिन्हें वितरित करना थोड़ा असुविधाजनक था। वांग किमियागर, हमारे पास एक और प्रोफाउंड आयरन क्रिस्टल है, लेकिन ये स्पिरिट स्टोन्स में बिक्री के लिए नहीं है। इसके बदले में हमें अन्य शोधन उपकरण सामग्री या आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चाहिए, दुकानदार मो ने कहा। आमतौर पर ऐसी सामग्री आसानी से बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होती, लेकिन वांग होंग जैसे सम्मानित ग्राहक और किमियागर के लिए वह अपवाद बनाने को तैयार थे। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मो, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं इसे दूसरे दर्जे की गोलियों से खरीद लूंगा, वांग होंग ने सहमति जताई। अतिरिक्त गहन लौह क्रिस्टल की कीमत और आध्यात्मिक हथियारों को परिष्कृत करने की लागत पर बातचीत हुई। वांग होंग ने ये सारी रकम गोलियों के रूप में चुकाई, जो इस बात का एक कारण दर्शाती है कि रसायन शास्त्री जहां भी जाते थे, उन्हें सम्मान क्यों मिलता था। लेन देन पूरा होने के बाद वांग होंग 1000 क्राफ्ट्स पवेलियन से चले गए। अपने निवास पर लौटकर वांग होंग ने अपने अधीन शेष की साधना करने वाले साधकों को प्रशिक्षण देना जारी रखा और उन्हें आधारभूत निर्माण स्तर तक पहुंचने में मार्गदर्शन किया। अब उनके सभी 9 अधीनस्थ सफलतापूर्वक आधारभूत निर्माण स्तर तक पहुंच चुके थे, जिससे उनकी अपार शक्ति में और इजाफा हुआ। इस ताकत के बल पर बाउंड्री सिटी में अब उसे हल्के में लेना उचित नहीं था। 3 महीने बाद वांग होंग तैयार आध्यात्मिक हथियारों को लेने के लिए 1000 शिल्प मंडप में वापस लौटा। 13 फुट लंबे और 20,000 कैटी वजनी 9 काले भाले प्रस्तुत किए गए। यद्यपि इनमें प्रयुक्त गहन लौह क्रिस्टल द्वितीय श्रेणी की सामग्रियों में सर्वोच्च गुणवत्ता के थे, वहीं 300 वर्ष से कुछ अधिक पुराने स्वर्ण लौह वुड की गुणवत्ता निम्न थी। परिणामस्वरूप परिष्कृत 9 भाले मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों के लगभग समान गुणवत्ता के थे। 9 आध्यात्मिक कवच के संबंध में सामग्रियों की प्रचुरता के कारण वांग होंग ने प्रत्येक कवच के लिए उच्च गुणवत्ता वाले राक्षसी जानवरों की खाल का चयन किया था, जो सभी मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों के मानकों को पूरा करते थे। जिन साधकों ने अभी अभी आधारभूत निर्माण का चरण प्राप्त किया था, उनके लिए निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार रखना भी उत्कृष्ट माना जाता था। वांग होंग के अधीनस्थ, जिन्होंने हाल ही में आधारभूत निर्माण का चरण प्राप्त किया था, अब उनके पास पहले प्राप्त लूट के अलावा 3 आध्यात्मिक हथियार थे। अपनी टीम की ताकत बढ़ने के साथ वांग होंग अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। किंगशू टावर से मिले रसायन शास्त्र के कार्य उसके लिए बहुत बोझिल नहीं थे, जिससे उसे प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय मिल गया। इस प्रकार 2 शांतिपूर्ण वर्ष बीत गए।
इस दौरान रसायन शास्त्र और रून विद्या के अपने निरंतर अध्ययन के साथ साथ उन्होंने विभिन्न अन्य जादुई कलाओं और गुप्त तकनीकों का भी अभ्यास किया। साधना कक्ष में अचानक उसकी आकृति गायब हो गई, केवल एक धुंधली छवि रह गई और फिर वह 20 झांक दूर फिर से प्रकट हो गया। ये वर्षों पहले प्राप्त की गई स्थिति बदलने की शारीरिक तकनीक में उसकी महारत का परिणाम था। शरीर को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करने और करीबी मुकाबले में निपुणता के कारण उसने इस तकनीक का कई बार उपयोग विरोधियों के पास तेजी से पहुंचने और उन पर हावी होने के लिए किया था। इस तकनीक के 3 स्तर थे। पहले स्तर में कोई व्यक्ति केवल 10 झांक के दायरे में ही गति कर सकता था, जिसे गति और दूरी के मामले में फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों की तुलना में अपर्याप्त माना जाता था। दूसरे स्तर में अधिकतम दूरी बढ़कर 39 झांक हो गई, जिसमें और भी तेज और मायावी गतिविधियां थीं, जिससे दूसरों के लिए भविष्यवाणी करना मुश्किल हो गया। हालांकि इस गुप्त तकनीक की अपार शक्ति के साथ शारीरिक रूप से भारी नुकसान भी होता था। अपनी प्रबल आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद वह एक पल में केवल 20 झांक से कुछ अधिक दूरी ही तय कर पाता था। इस तकनीक के बार बार उपयोग से उसकी आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक क्षमता तेजी से कम हो जाती थी। इस गुप्त तकनीक के आविष्कारक का पता लगाना मुश्किल था और अधिकांश लोगों को दूसरे स्तर से आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण लगा। पिछले 2 वर्षों में वांग होंग ने प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में दांतियान का सेवन किया था, जिससे उसकी साधना में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। हालांकि उसका दांतियान सागर एक औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक विशाल था, जिसके कारण उसे नींव भवन के तीसरे स्तर तक पहुंचने में देरी हुई। 2 महीने पहले ही जब उसने अपने स्थानिक क्षेत्र में पूर्वी प्रस्थान घास लगाई थी, तब वह उसे काट सका और पूर्वी प्रस्थान गोलियां बना सका। पूर्वी प्रस्थान गोलियों का वर्णन उसकी साधना तकनीक, लकड़ी की आग से भस्मीकरण तकनीक में किया गया था और इनसे इस तकनीक के अभ्यास में बहुत सहायता मिली। इस तकनीक का अभ्यास करने वाले साधकों के लिए पूर्वी प्रस्थान गोलियां अत्यंत उपयोगी थीं। इन 2 महीनों के दौरान उन्होंने नियमित रूप से ली जाने वाली नरिशिंग एसेंस पिल्स के बजाय ईस्ट डिपार्चर पिल्स का सेवन शुरू कर दिया था। लकड़ी अग्नि भस्मीकरण तकनीक लकड़ी और अग्नि दोनों गुणों को विकसित करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई थी। ये लकड़ी के गुण के आंतरिक विकास के माध्यम से शरीर की शक्ति को बढ़ाती थी, जबकि बाहरी रूप से यह मुख्य रूप से युद्ध के उद्देश्यों के लिए अग्निगुण को प्रदर्शित करती थी। लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग करके अग्नि को प्रज्वलित करने से तकनीक की शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। क्योंकि उन्हें पहले ईस्ट डिपार्चर पिल्स तक पहुंच नहीं थी, इसलिए इस संबंध में प्रभाव विशेष रूप से ध्यान देने योग्य नहीं थे। एक दिन पूर्व प्रस्थान की गोली को परिष्कृत करने के बाद वांग होंग ने अचानक अपने भीतर आध्यात्मिक शक्ति का तीव्र प्रवाह महसूस किया और उसके दांतियान सागर में हलचल मच गई। फिर चटकने की आवाजें आईं और उसका दांतियान सागर 2 फीट और फैल गया, जिससे उसका आकार एक झांग हो गया। आरंभ में उनके दांतियान सागर का आकार 6 फीट था। फाउंडेशन बिल्डिंग के दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद ये 2 फीट बढ़कर 8 फीट हो गया। अब फाउंडेशन बिल्डिंग के तीसरे स्तर पर पहुंचने के साथ यह एक झांग तक पहुंच गया है। सामान्यतः तीसरे स्तर के फाउंडेशन बिल्डिंग साधक के पास केवल 3 फुट का दांतियान सागर होता है, जब तक कि उन्होंने इसे विस्तारित करने के लिए विशिष्ट आध्यात्मिक वस्तुओं का उपयोग न किया हो। फाउंडेशन बिल्डिंग ग्रैंड कंप्लीशन स्तर तक पहुंचने पर ही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक झांक दांतियान सागर प्राप्त कर सकता है। अपने विशाल दांतियान सागर के विस्तार के साथ वांग होंग के पास भविष्य में विकास के लिए व्यापक मार्ग था और वह और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। मजबूत नींव होना लाभकारी तो था, लेकिन इससे आगे बढ़ने की कठिनाई भी काफी बढ़ गई। इसी दिन वांग होंग ने अपनी साधना पूरी की ही थी कि उसे एक संचरण ताबीज प्राप्त हुआ। हैरानी की बात यह थी कि इसे शेन जियान ने भेजा था। शेन जियान का उससे शायद ही कभी कोई काम होता था, इसलिए उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वांग होंग के शेन जियान के घर पहुंचने के बाद शेन जियान ने बैठक कक्ष में उनका स्वागत किया। जूनियर ब्रदर वांग, आपके यहाँ आने के बाद से 4 वर्षों में किंजू टावर के रसायन शास्त्र के व्यवसाय में 30% की वृद्धि हुई है, जिससे हमारे किंजू संप्रदाय के रसायन शास्त्रियों की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है। शेन जियान ने किंजू टावर में वांग होंग के प्रदर्शन की प्रशंसा की। बड़े भाई शेन, आप बहुत दयालु हैं। मैं तो बस अपना काम कर रहा था, वांग होंग ने जवाब दिया, ये भांपते हुए कि शेन जियान के मन में कुछ चल रहा है। इस बार छोटे भाई वांग, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। आपका प्रशिक्षण मिशन जल्द ही समाप्त हो सकता है। कुछ दिनों में हमारे संप्रदाय से एक नया रसायनज्ञ आ जाएगा। आप हमारे संप्रदाय में लौटने की तैयारी शुरू कर सकते हैं, शेन जियान ने घोषणा करते हुए वांग होंग के संदेह की पुष्टि की। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सीनियर ब्रदर शेन। मेरी ओर से यह छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। वांग होंग ने 10 पौष्टिक सार की गोलियों से भरी एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और शेन जियान को दे दी। शेन जियान ने विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार किया और कहा, छोटे भाई वांग, अगर आपके जाने के बाद आपको कोई कठिनाई हो तो बेझिझक मदद मांगिएगा। जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर होगा, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, सीनियर ब्रदर। मुझे कोई निजी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे बाउंड्री सिटी छोड़ने के बाद आप मेरे द्वारा खोले गए दवाखाने की देखभाल कर सकेंगे, वांग होंग ने समझाया। हालांकि खरीद लागत अधिक होने के कारण फिलहाल दुकान से ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था, फिर भी उसने इसे चलाते रहने की योजना बनाई।
भविष्य में लियू चांगशेन की अमर मार्ग व्यापार कंपनी के विकास के साथ इसका विस्तार अन्य शहरों में भी होगा और बाउंड्री सिटी उनके विस्तार का पहला कदम साबित हो सकता है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। अगर कोई समस्या आती है तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। वैसे फाउंडेशन बिल्डिंग चरण से आपके अधीनस्थ कर्मचारी यहीं रुक रहे हैं या जा रहे हैं? शेन जियान ने वांग हॉन की इस बात की प्रशंसा की कि उन्होंने कम उम्र में ही इतना महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित कर लिया था और बाउंड्री सिटी में इतने प्रभावशाली अधीनस्थ कर्मचारियों को आकर्षित किया था। मैं अकेले लौट जाऊंगा और वे दुकान के दैनिक संचालन को संभालने के लिए यहीं रहेंगे। चूंकि वे यहां होंगे इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। बाउंड्री सिटी में ऐसी बहुत कम ताकतें हैं जो उनका मुकाबला कर सकती हैं। जब भी राक्षसी जीवों के विरुद्ध युद्ध होता था, सीमा नगरी के सभी साधकों का उसमें भाग लेना अनिवार्य होता था। वांग हॉन के अधीनस्थ भी अपवाद नहीं थे और उन्होंने कई युद्धों में भाग लेकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। वेन लैन और 8 अन्य लोगों के नेतृत्व में राक्षसों के एक समूह के खिलाफ एक विशेष लड़ाई में उन्होंने राक्षसी जानवरों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी और एक विरोधी राक्षस जानवर को मार डाला। परिणामस्वरूप 9 सदस्यों वाली यह टुकड़ी बाउंड्री सिटी में मशहूर हो गई और वांग हॉन की दवा की दुकान का प्रतीक बन गई। उस घटना के बाद किसी ने भी उसकी दुकान पर हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। शेन जियान को विदाई देने के बाद वांग होंग ईस्ट स्ट्रीट स्थित अपनी दुकान पर लौट आया। वांग होंग और उनके अधीनस्थों के बढ़ते प्रभाव के कारण येनजे को आपूर्तिकर्ताओं से हर महीने अधिक संसाधन प्राप्त होने लगे। आध्यात्मिक वस्तुओं का भंडार बढ़ने से दुकान का कारोबार स्वाभाविक रूप से बेहतर हो गया। पूर्व के स्वामी, आप वापस आ गए। येनजे ने वांग होंग का अभिवादन किया। पिछले 2 वर्षों में वांग होंग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रचुर संसाधनों के साथ येनजे ने भी अपनी साधना में क्यूई साधना की पूर्णता प्राप्त कर ली थी। पिछले कुछ वर्षों में उनके प्रदर्शन से वांग होंग संतुष्ट थे, हालांकि यह अनिश्चित था कि येनजे की वफादारी झांग चुनफेंग और अन्य लोगों की वफादारी के बराबर हो पाएगी या नहीं। हालांकि येनजे मेहनती था और दुकान को कुशलतापूर्वक संभालता था, सब कुछ सुव्यवस्थित रखता था। कम से कम काम के लिहाज से तो वह अच्छा कर रहा था। ठीक है, मैं कुछ चीजों की जांच करने और आपसे कुछ चर्चा करने आया था, वांग होंग ने कहा और सीधे एक गुप्त कक्ष की ओर चल पड़ा, जिसके पीछे पीछे येनजे भी चल रहा था। कुछ दिनों में मैं संप्रदाय लौट रहा हूं, इसलिए यहाँ की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। वैसे तुम्हारी साधना का स्तर अभी थोड़ा कम है। ये कुछ आधारभूत साधना गोलियां तुम्हारे लिए हैं। इनका उपयोग साधना के लिए करो और अभी बाकी काम छोड़ दो। वांग होंग ने येनजे को 3 आधारभूत साधना गोलियों से भरी एक बोतल दी। येनजे के पास 3 आध्यात्मिक मूल हैं, इसलिए आमतौर पर एक गोली ही काफी होती है। धन्यवाद पूर्व के गुरु। येनजे ने गोलियां स्वीकार की और गहराई से प्रणाम किया। शुरू में उसका इरादा वांग होंग के जीवन रक्षक एहसान का बदला चुकाने के लिए उसके पीछे जाने का था। हालांकि वांग होंग के पीछे जाने से उसे उन लाभों से भी कहीं अधिक लाभ प्राप्त हुए जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, खासकर एक स्वतंत्र साधक के रूप में बिताए समय के दौरान। उदाहरण के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स ऐसी वस्तु थी जिसके लिए कई पथभ्रष्ट साधक अपना पूरा जीवन प्रयास करते थे और उसे प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे। यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस स्टोर में भर्ती किए गए दुकानदारों के अलावा केवल 2 ही ची कल्टीवेशन स्टेज के कल्टीवेटर थे, स्वयं स्टोर मैनेजर के रूप में और लिंग शुआई की बेटी लिंग जू। 3 साल की बच्ची के बराबर होने पर उसे कुछ हीन भावना महसूस हुई। इस समय वह इतना उत्साहित था कि जमीन पर लेटा हुआ उसका शरीर भी थोड़ा कांप रहा था। वांग होंग ने उसे उठने में मदद की, उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, मेरे जाने के बाद यहाँ बहुत सी चीजें तुम पर निर्भर करेगी। पर्याप्त साधना स्तर होना आवश्यक है। वेन लैन जैसे लोग दुकान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी अभी भी तुम्हारी ही होगी। वांग होंग द्वारा येनजे को कुछ अतिरिक्त निर्देश देने के बाद वह लिंग शुआई को खोजने के लिए ऊपर चला गया। लिंग शुआई के साथ उनके संबंध को रोजगार या सहयोग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उन्होंने लिंग जू को आध्यात्मिक भोजन और आध्यात्मिक अमृत के माध्यम से अपने शरीर को निखारने में मदद की और बदले में लिंग शुआई ने उन्हें दुकान की देखरेख में मदद की। अब 3 साल से अधिक समय बीतने के बाद लिंग जू लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अगर वे किसी और स्पिरिट मील अल्केमिस्ट को भी नियुक्त करते तो भी वे लिंग जू के ठीक होने में मदद कर सकते थे। इसलिए वांग होंग के जाने से पहले वह लिंग शुआई की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने आया था। चाचा वांग। वांग होंग को देखते ही लिंग जू ने अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। आह, नन्ही लिंग जू। वांग होंग दरवाजे तक गया, लिंग जू के छोटे बर्फ जैसे सफेद चेहरे को चुटकी से दबाया और फिर उसे स्पिरिट हनी और स्पिरिट फ्रूट से बने मीठे फलों का एक डिब्बा थमा दिया। लिंग जू ने साफ आवाज में उसे धन्यवाद दिया, फिर अपना छोटा हाथ बढ़ाया, वांग होंग को पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। पापा, अंकल वांग आ गए हैं। लिंग जू ने वांग होंग का हाथ पकड़कर जोर से पुकारा। लिंग शुआई को पता था कि वांग होंग आ रहा है। अगर कोई अजनबी होता तो वह इतनी आसानी से किसी को भी लिंग जू के पास नहीं आने देता। दोस्त वांग, कृपया बैठ जाइए। लिंग जू, आप खुद जाकर खेलिए और अंकल वांग को परेशान मत कीजिए, लिंग शुआई ने कहा।
लिंग जू ने अपने पिता की ओर देखकर एक अजीब सा चेहरा बनाया, फिर कुछ अनिच्छा से कैंडी वाले फलों का डिब्बा पकड़े हुए वांग होंग के पास से चली गई। वांग होंग ने लिटिल पेन को अपने स्पिरिट बीस्ट थैले से मुक्त किया और उसे छोटी बच्ची के साथ खेलने दिया। वांग होंग ने देखा कि इंसान और पक्षी के बीच का रिश्ता काफी अच्छा था। वे अक्सर साथ खेलते थे, शायद इसलिए कि उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर कुछ हद तक समान था। लिंग मित्र, मुझे अभी अभी एक सूचना मिली है। मेरा प्रशिक्षण मिशन कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा और मुझे संप्रदाय में वापस लौटना होगा। मैं यहाँ आपसे भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछने आया हूँ। क्या आप मेरे साथ एजियोर वार्ड सिटी में रहना चाहेंगे? लिंग शुआई ने अपने विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ये निर्णय लिया। हालांकि वांग होंग को अभी छोड़ने से लिंग जू को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन वह कहीं और से कोई और स्पिरिट मील मास्टर और अल्केमिस्ट ढूंढ सकता है। हालांकि वांग होंग जैसे कौशल और विशेषज्ञता वाले व्यक्ति को ढूंढना एक चुनौती होगी। लिंग शुआई अपनी प्यारी बेटी की सुरक्षा को किसी नए व्यक्ति पर प्रयोग करके खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने अधिक सुरक्षित मार्ग के लिए वांग होंग के साथ बने रहने का फैसला किया। लिंग दाओवादी मित्र, एजियोर वार्ड सिटी में मेरे 2 प्रतिष्ठान हैं। क्या आप मेरे किसी एक स्टोर में काम करना चाहेंगे? वांग होंग ने सुझाव दिया। इतने लंबे समय तक साथ काम करने के बाद लिंग शुआई को एजियोर वार्ड सिटी में अपने किसी एक स्टोर का प्रबंधन सौंपना और संभवतः एक और फाउंडेशन बिल्डिंग विशेषज्ञ को आकर्षित करना फायदेमंद होगा। जब तक वांग दाओवादी मित्र को कोई आपत्ति न हो, तब तक यही सबसे अच्छा विकल्प होगा, लिंग शुआई ने जवाब दिया, यह महसूस करते हुए कि वांग होंग के पास उसकी शुरुआती सोच से कहीं अधिक संपत्ति थी। लिंग शुआई इस व्यवस्था को सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार था। इससे उसे एक स्थिर आय प्राप्त होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिंग जू के बड़े होने के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनेगा। दुकान की रखवाली करना उनके पिछले जीवन की तुलना में अपेक्षाकृत सुरक्षित पेशा था, जो निरंतर खतरे और लड़ाइयों से भरा था। इसलिए लिंग शुआई तुरंत सहमत हो गया। वांग होंग को विदाई देने के बाद उसने विन लैन को अपने फैसले की सूचना दी और चला गया। 10 दिन बाद 10 साधकों का एक समूह बाउंड्री सिटी से रवाना हुआ और पूर्वी झोउ साधना क्षेत्र की ओर चल पड़ा। जिनान शहर के पतन के बाद उनकी यात्रा के लिए उन्हें राक्षसी जीवों से आच्छादित क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ा। परिणामस्वरूप सुरक्षा के लिए अधिकांश साधकों ने समूहों में यात्रा करना बेहतर समझा। वांग होंग भी इस 10 लोगों के समूह का हिस्सा था, जिनमें से 2 किंगजू संप्रदाय के शिष्य थे, जबकि शेष 8 संप्रदाय के शिष्य और स्वतंत्र साधक थे। वांग होंग सीमा नगरी में किंगशू संप्रदाय के 2 शिष्यों को कई वर्षों से जानता था, हालांकि उनके बीच कोई खास घनिष्ठ संबंध नहीं थे। बाकी 8 शिष्यों में से कुछ वांग होंग से परिचित थे क्योंकि उन्होंने या तो उससे दवाएं मांगी थी या उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। राक्षसी जीवों से भरे क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए कई साधकों ने उत्साहपूर्वक वांग होंग की राक्षसी जीवों को नष्ट करने में मदद की। वे एक द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए अत्यंत इच्छुक थे। परिणामस्वरूप राक्षसी जानवरों के क्षेत्र से गुजरते समय वांग होंग को शायद ही कुछ करना पड़ा। इस खतरनाक क्षेत्र को सफलतापूर्वक पार करने के बाद वे लगभग पूर्वी झोउ साधना क्षेत्र में वापस आ गए थे। मेरे प्रिय वांग दाओवादी मित्र, हम 30 से 40 मील बाद अलग हो जाएंगे। भविष्य में अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, एक हंसमुख और सहज साधक ने कहा। मैं भी 50 मील दूर जा रहा हूँ। वांग दाओवादी मित्र, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यदि आपको कभी सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक पूछें, एक अन्य साधक ने कहा। पूरी यात्रा के दौरान कई साधकों ने वांग होंग के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत की और संबंध स्थापित किए। अचानक उनके सिर के ऊपर आकाश में प्रकाश की एक लंबी लकीर तेजी से गुजरी। ये टूटते तारे की तरह लग रही थी, जो रेतीले पीले रंग की चमक बिखेर रही थी और तेजी से उनके सिर के ऊपर से गुजर गई। इस तरह की उड़ान देखकर समूह ने इसे गोल्डन कोर साधक की परिवहन तकनीक के रूप में पहचान लिया, एक ऐसी शक्ति जिसे वे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। सभी सतर्क हो गए और उनकी सांसें धीमी हो गईं। जैसे ही प्रकाश की वह लकीर उनकी नजरों से ओझल होने वाली थी, वह अचानक रुक गई और कुछ पल रुककर वापस समूह के आगे आ गई और एक बार फिर ठहर गई। प्रकाश की वह लकीर धीरे धीरे गायब हो गई, जिससे भीतर की आकृति प्रकट हो गई। वह अजनबी अजगर के पैटर्न वाले चोगे में लिपटा हुआ था, लंबा और पतला था और उसने अपने चेहरे को छिपाने वाला मुखौटा पहन रखा था। हे, तुम वांग होंग ही होगे, है ना? अजगर के चोगे में लिपटे उस आदमी ने वांग होंग की ओर इशारा करते हुए पूछा। जी हाँ, सही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, वरिष्ठ? वांग होंग ने कुछ कदम आगे बढ़कर आदरपूर्वक पूछा। अच्छा, मैंने सुना है कि आपको कुछ ज़ेड मैरो मशरूम मिले हैं। क्या आप उन्हें मुझे मूल्यांकन के लिए दिखाएंगे? अजगर के चोगे में लिपटे उस आदमी ने हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी खौफनाक थीं, जिससे वांग होंग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वांग होंग जानता था कि गोल्डन कोर के साधक का सामना करने के लिए उसकी मामूली ताकत बिल्कुल अपर्याप्त थी। फाउंडेशन बिल्डिंग के बाकी 9 साधक चुपचाप पीछे हट गए और वांग होंग से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। वे इस मामले में उलझना नहीं चाहते थे और चुपचाप रहना पसंद करते थे। गोल्डन कोर के किसी वरिष्ठ को नाराज करना गंभीर परिणाम ला सकता था। अनिच्छा से वांग होंग ने अपने थैले से एक गमला निकाला। उसके अंदर एक चमकीला ज़ेड मैरो मशरूम फल फूल रहा था।
इससे पहले कि वांग होन कोई प्रतिक्रिया कर पाता, अजगर के लिबास में लिपटे उस व्यक्ति ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उससे फूलदान छीन लिया। सचमुच ये लगभग 500 साल पुराना है, गोल्डन कोर के साधक ने कहा। उन्होंने जेड मैरो मशरूम के बारे में बाउंड्री सिटी में रहते हुए सुना था। चाहे इससे पुराने नमूने हो या न हो, वे इसे स्वयं देखना चाहते थे। बाउंड्री सिटी में वापस आकर, जहां 1 दर्जन से अधिक गोल्डन कोर साधक मौजूद थे, वह खुलकर कुछ नहीं कर सकता था। संयोगवश एक काम से लौटते समय उसकी मुलाकात इस समूह से हुई और उसे पता चला कि वांग होन भी उनमें से एक था। अजगर की खाल से ढका हुआ चोला पहने हुए व्यक्ति ने गमले का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया और फिर लापरवाही से उसे अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। हालांकि यह केवल 500 वर्ष पुराना जेड मैरो मशरूम था, लेकिन एक स्वर्णिम कोर उत्पादक के हाथों में इसका कुछ महत्व था। इसके अलावा यह पहले से ही अच्छी तरह से विकसित था और कुछ 100 वर्षों में यह एक औषधीय खजाना बन सकता था। जेड मैरो मशरूम हासिल करने के बाद गोल्डन कोर साधक ने वांग होन की ओर हाथ बढ़ाया, जिसे अचानक एक जबरदस्त बल का अनुभव हुआ। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी कमर से लटका हुआ उसका अपना स्टोरेज बैग उड़कर उस व्यक्ति के हाथ में आ गिरा। गोल्डन कोर के साधक ने वांग होन के भंडार बैग की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन उसे 800 साल पुराना जेड मैरो मशरूम कहीं नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि वांग होन के पास वह मशरूम नहीं है, क्योंकि वह जानता था कि वांग होन सीमा नगरी से आया था और अगर उसके पास कोई कीमती वस्तु होती तो वह उसे जरूर लाता। अजगर की खाल से बने चोगे में लिपटा वह व्यक्ति वांग होन का थैला उठाते हुए कुछ निराश सा लग रहा था। फिर उसने दूसरों की ओर हाथ बढ़ाया और उनके थैले भी ले लिए। चूंकि उसने अपनी पहचान छुपाकर इस डकैती को अंजाम देने का निश्चय कर लिया था, इसलिए उसने पूरी तरह से इसे अंजाम देने का फैसला किया। हालांकि गोल्डन कोर के साधक के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग के युवा साधकों को लूटना कुछ हद तक शर्मनाक था, फिर भी उसने अपनी पहचान गुप्त रखी। फाउंडेशन बिल्डिंग के वे किसान, जो अब अपनी सारी संपत्ति खो चुके थे, बेहद निराश महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और अपनी असंतुष्टि को दबा लिया, यहां तक कि आक्रोश का एक भी संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं की। गोल्डन कोर के इस साधक ने लूटपाट का सहारा लेने के बावजूद किसी की जान नहीं ली। सभी भंडारण थैले एकत्र करने के बाद वह प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और क्षितिज में विलीन हो गया। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लूटपाट के मार्ग के स्वर्ण कोर साधक के चले जाने के बाद 10 लोगों के समूह ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, लेकिन माहौल पहले जैसा खुशनुमा नहीं रहा। वे सिर झुकाए चल रहे थे, मानो घर खो चुके कुत्ते उदास हो। 10 लोग चुपचाप आगे बढ़ते रहे और उनके पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। उनके आध्यात्मिक हथियार चोरी हो गए थे, जिसके कारण वे अपने उपकरणों के साथ उड़ने में असमर्थ हो गए थे। अब उन्हें पूर्वी जो साधना क्षेत्र में दूरी मापने के लिए जमीन पर चलना पड़ता था। वांग होन चुपचाप समूह के साथ चल रहा था, लेकिन उसका दिल उथल पुथल से भरा हुआ था, बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसके लिए भौतिक संपत्ति का नुकसान महत्वहीन था। हालांकि उसके स्टोरेज बैग में कई कीमती सामान थे, उसने अपनी सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं अपने निजी स्थान में रखी थी। जब भी वह अपने स्टोरेज बैग से कुछ निकालता था तो वह केवल दिखावे के लिए होता था। गोल्डन कोर साधक जिसने उन पर हमला किया था, शायद वहां से गुजर रहा था और उसने यूं ही उन्हें लूटने का फैसला कर लिया। उसने वांग होन और बाकी लोगों की ठीक से जांच नहीं की थी, वरना वह वांग होन का मुख्य आध्यात्मिक हथियार भंडारण थैली में नहीं छोड़ता, जिससे संदेह पैदा होता। इसके अलावा उसने वांग होन की स्पिरिट बीस्ट थैली को अपनी कमर पर ही छोड़ दिया था, शायद उसे बेकार समझकर। फाउंडेशन बिल्डिंग साधना करने वाले की स्पिरिट बीस्ट का उसके लिए कोई खास महत्व नहीं होता। एक बार स्पिरिट बीस्ट अपने गुरु को पहचान ले तो उसे दोबारा नहीं पहचाना जा सकता, इसलिए लुटेरा उसका ज्यादा उपयोग नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि वह उसे मारकर उसका मांस खा ले। शक्तिहीन महसूस करना, जीवन और मृत्यु के लिए दूसरों की दया पर निर्भर रहना, एक भयानक एहसास था। साधना जगत में उच्च कोटि के साधक अक्सर निम्न कोटि के साधकों को लूट लेते थे। आखिर उच्च कोटि के साधकों की संपत्ति का स्रोत तो यही था, अगर ऐसी हरकतों से नहीं। वांग होंग ने स्पिरिट स्टोन और संसाधन अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अंततः लूटपाट करना ही सबसे आसान तरीका साबित हुआ। हालांकि आमतौर पर निचले स्तर के साधक ही अपने से कुछ ही निचले स्तर के साधकों को लूटते थे। एक पूरे प्रमुख स्तर के अंतर वाले फाउंडेशन बिल्डिंग साधक को इस तरह लूटना बड़ों द्वारा बच्चे से मिठाई छीनने के समान था और आमतौर पर इसे गलत माना जाता था। वांग होंग अब तक सौभाग्यवश डाकू साधकों से नहीं भिड़ा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस यात्रा में पहली बार उसका उनसे सामना हो गया। कई दर्जन मील पैदल चलने के बाद समूह अलग हो गया और बिना किसी और औपचारिक बातचीत के अपने अपने रास्ते चला गया। चिंगजू संप्रदाय के केवल 2 शिष्य ही वांग होंग के समान मार्ग पर चलते रहे। इसी समय वांग होंग ने लिटिल पेन को अपने स्पिरिट बीस्ट पाउच से मुक्त कर दिया। वरिष्ठ भाइयों, किंगशु संप्रदाय तक का सफर अभी लंबा है। क्या मैं आप दोनों को लिफ्ट दे दूं? छोटे पेन के पंख अब 15 फीट लंबे और पीठ चौड़ी हो चुकी थी, इसलिए 3 लोगों को ले जाना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। ये बहुत अच्छा होगा, सीनियर ब्रदर वांग। धन्यवाद। वांग होंग का प्रस्ताव सुनकर दोनों शिष्यों ने कृतज्ञता व्यक्त की।
यहाँ से किंगशू संप्रदाय तक की दूरी तय करने में 10 दिन से अधिक का समय लगता, भले ही वे अपने औजारों के साथ हमेशा की तरह उड़कर जा सकते। पैदल चलकर जाने में कितना समय लगेगा, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। वांग हॉन का निमंत्रण सुनकर वे स्वाभाविक रूप से आभारी हुए। वे तीनों लिटिल पेंग की पीठ पर बैठ गए और हालांकि लिटिल पेंग शुरू में अनिच्छुक था, वांग हॉन ने कुछ पुरस्कारों का वादा किया और लिटिल पेंग अनिच्छा से सहमत हो गया। जाने से पहले वांग हॉन ने अपना एक जूता उतारा और उसके अंदर से 2 ताबीज निकाले। उसने ताबीजों से कुछ शब्द कहे और उन्हें सक्रिय कर दिया, जिससे वे उड़ गए। उसके जूते भी जादुई हथियार की गुणवत्ता के थे और आध्यात्मिक ऊर्जा में होने वाले कुछ उतार चढ़ावों को छुपा सकते थे। हालांकि वे सीमा नगरी से बहुत दूर नहीं थे, फिर भी बेहतर स्तर के संदेश संचरण ताबीज काम आ सकते थे। उसने जो 2 ताबीज भेजे थे, वे वेन लैन और लिंग शुआई के लिए थे और उनसे शहर से हाल ही में पलायन कर रहे स्वर्णकोर साधकों के बारे में पूछताछ करने को कहा था। आखिरकार सीमा नगरी में कुल मिलाकर लगभग 1 दर्जन ही स्वर्णकोर साधक थे, इसलिए पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लिंग शुआई को कुछ निजी काम थे और वह अगले 1 महीने तक लिंग जू के साथ एज्योर वार्ड सिटी नहीं जा पाएगा। लिटिल पेंग की उड़ने की गति उड़ान के लिए सामान्य निम्न स्तरीय आध्यात्मिक हथियार का उपयोग करने की तुलना में थोड़ी तेज थी। 10 दिनों से अधिक समय बीतने के बाद वे तीनों और पक्षी अंततः किंगशू संप्रदाय लौट आए। अपने दोनों साथी शिष्यों को विदाई देने के बाद वांग होन कायांग शिखर पर स्थित अपनी गुफानुमा हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने गुफा के सुरक्षात्मक घेरे को खोला, चेन नियान तुरंत वहां पहुंचकर अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए पहुंच गया। प्रणाम वरिष्ठ चाचा वांग, संप्रदाय में आपका फिर से स्वागत है। वांग होंग ने अपने गुफानुमा महल का संक्षिप्त अवलोकन किया, जो 40 एकड़ से अधिक आध्यात्मिक क्षेत्रों में फैला हुआ था। इनमें से सभी 40 एकड़ क्षेत्र उनकी स्थानिक क्षमताओं द्वारा रूपांतरित आध्यात्मिक अनाज से भरे हुए थे। स्पिरिट ग्रेन के खेत हरे भरे थे, लगभग एक झांग 3.3 फीट ऊंचे हो चुके थे और उनमें अनाज की बालियां बनने लगी थी। शेष कई एकड़ आध्यात्मिक भूमि मुख्यतः विभिन्न आध्यात्मिक फलों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती के लिए समर्पित थी, जिसमें आध्यात्मिक फलों पर विशेष ध्यान दिया गया था। बुरा नहीं, तुमने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया है, वांग होंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वह चेन नियान द्वारा अच्छी तरह से प्रबंधित अपने गुफा महल की वर्तमान स्थिति से काफी खुश था। वांग होंग के जाने से पहले उसने चेन नियान को लगभग 3 साल के मुआवजे का अग्रिम भुगतान कर दिया था। वांग होंग द्वारा प्रदान की गई संघनन ऊर्जा की गोलियों पर भरोसा करते हुए चेन नियान ने ऊर्जा साधना के 9वें स्तर तक प्रगति की थी। अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर वांग होंग गुफानुमा हवेली में टहल रहा था, जबकि चेन नियान सावधानी से उसके पीछे पीछे चल रहा था, इस डर से कि वांग होंग उसे डांटने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही ले। अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, वांग होंग ने कहा, चेन नियान के काम करने के तरीके से संतुष्ट होकर। उसका नुक्ताचीनी करने का कोई इरादा नहीं था। घर लौटे हुए उसे कुछ साल हो गए थे और भले ही उसे अपने गुफानुमा घर में कुछ खरपतवार दिखाई देते थे, फिर भी उसे वह सुखद और आरामदायक लगता था। चेन नियान की चिंताओं से बेखबर वांग होंग आराम से थरी यांग मेलन सीड्स के खेत में टहल रहा था। थरी यांग मेलन सीड्स के सुनहरे फूल सूरज की ओर मुख किए हुए थे। थरी यांग मेलन सीड्स के खेत के बगल में एक स्पिरिट फ्रूट का बाग था। मेलन सीड्स के खेत में घूमने के बाद वह प्रसन्न मन से स्पिरिट फ्रूट के बाग में प्रवेश कर गया। उन्होंने पहले जो 20 स्पिरिट जुजुबे के पेड़ लगाए थे, उनसे वर्षों से फल नहीं काटे गए थे। अब वे मुर्गी के अंडों के आकार के स्पिरिट जुजुबे से लदे हुए थे, सभी चमकीले लाल रंग के थे। वह हल्के से उछलकर पेड़ की एक शाखा पर बैठ गया और ऊपर लटक रहे एक पके हुए लाल रंग के स्पिरिट जुजुबे को तोड़ लिया। क्रंच क्रंच, उसने वहीं पर उसे खाना शुरू कर दिया और वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि एक साधारण दर्जे का स्पिरिट फ्रूट भी अपने घर में कहीं और की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। कुछ देर मौज मस्ती करने के बाद वांग होंग मुख्य हॉल में वापस आया और चेन नियान को बुलाया। वरिष्ठ चाचा जी, ये 1000 किलो 3 यांग खरबूजे के बीज हैं। ये 2 साल पहले पक गए थे और मैंने इन्हें यहीं से इकट्ठा किया था। बाद में जमीन खाली पड़ी देखकर मैंने इन्हें दोबारा बो दिया। कृपया मुझे क्षमा करें, वरिष्ठ चाचा जी। चेन नियान ने कई बड़े बोरे निकाले और उन्हें हॉल में रख दिया, जिनमें से प्रत्येक में थरी यांग मेलन सीड्स भरे हुए थे। 3 यांग तरबूज के बीज हर 3 साल में पकते हैं और भूनने पर ये उत्कृष्ट आध्यात्मिक भोजन बनते हैं। स्पिरिट टी की तरह कई किसान इनका उपयोग मेहमानों के मनोरंजन के लिए करते थे। शाबाश, तुमने इस मामले को बहुत अच्छे से संभाला। इतने सालों में तुमने गुफा वाले घर की अच्छी देखभाल की है और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। ये लो, पिछले 2 सालों के बदले में मैं तुम्हें 500 कंडेंसिंग चीपिल्स दे रहा हूँ। बची हुई राशि को इनाम समझ लो। वांग होंग ने कई दवा की बोतलें निकाली, उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से ऊपर उठाया और चेन नियान को भेंट कर दी। उसने चेन नियान को हर महीने 10 संघनन ऊर्जा की गोलियां मुआवजे के तौर पर देने का वादा किया था। चूंकि वह लगभग 2 वर्षों से चेन नियान का ऋणी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक के रूप में अपने संप्रदाय के कनिष्ठ का कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त देना पड़ा। धन्यवाद सीनियर अंकल वांग। चेन नियान ने खुशी से गोलियां ले ली। आखिरकार वह चैन की सांस ले सकता था, क्योंकि अब उसे न केवल डांट नहीं पड़ी बल्कि इनाम भी मिला।
इन गोलियों की मदद से वह जल्द ही ची साधना के शिखर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, वांग होंग ने उसे जाने की अनुमति दी। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किंगजू संप्रदाय में लौटने के बाद वांग होंग अपने परिचित साथी साधकों के साथ घुल मिल गया। फिर वह पिछले कुछ वर्षों से बकाया स्पिरिट स्टोन लेने गया। उसे प्रति वर्ष केवल 2000 स्पिरिट स्टोन ही मिलते थे। इसके अलावा उन्होंने वर्षों से विभिन्न साधना कार्यों को पूरा करने के पुरस्कार के रूप में लगभग 20,000 स्पिरिट स्टोन जमा किए थे। उन्होंने 5,000 योगदान अंक भी अर्जित किए थे। आत्मा पत्थरों को प्राप्त करने के बाद जब वांग होंग अपनी गुफा में बने महल में लौटने ही वाला था, तभी उसे एक संदेशवाहक ताबीज मिला। जब उसने उसकी जांच की तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह गु किंगयांग की ओर से था, जिसमें उसे अपनी गुफा में बने महल में आने का निर्देश दिया गया था। वांग होंग को यह बात अजीब लगी क्योंकि गु किंगयांग ने उसे शिष्य बनाने के बाद कभी भी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी। वह सोच रहा था कि आखिर कौन सी महत्वपूर्ण बात हो सकती है जिसके कारण गु किंगयांग ने अब उससे संपर्क किया है। वांग होंग ने अपने वस्त्र समेटे और शिखर की ओर चल पड़ा। हालांकि वह कई वर्षों से कायांग शिखर पर रह रहा था, लेकिन उसने कभी शिखर का दौरा नहीं किया था। पूरा शिखर गोल्डन कोर एल्डर्स के गुफानुमा घरों से भरा हुआ था। वह वहां किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जैसे जैसे वांग होंग पर्वत पर चढ़ता गया, आध्यात्मिक ऊर्जा सघन होती गई। शिखर पर पहुंचने पर अपनी साधारण क्षमता के बावजूद वह थोड़े से प्रयास से ही अपने साधना स्तर में सुधार महसूस कर सका। जल्द ही उसे गु किंगयांग का गुफानुमा महल मिल गया, जो एक सुरक्षात्मक संरचना से ढका हुआ था। बाहर से एक हल्की धुंध ने दृश्य को धुंधला कर दिया था, जिससे अंदर क्या है ये देखना असंभव था। वांग होंग ने लापरवाही से अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गोल्डन कोर साधना करने वाले के गुफानुमा महल के अंदर क्या क्या खतरे छिपे हो सकते हैं, और वह किसी दुर्भाग्यपूर्ण अंत को प्राप्त नहीं करना चाहता था। उसने एक ट्रांसमिशन ताबीज अंदर भेजा और कुछ ही क्षणों के बाद गुफा के चारों ओर फैली धुंध छटने लगी, जिससे एक मार्ग दिखाई दिया जो वांग होंग के पैरों तक जाता था। लगभग 18 या 19 वर्ष का एक युवक, जिसका ची साधना स्तर मात्र था, अपने चेहरे पर हंसमुख मुस्कान लिए गलियारे से बाहर निकला। क्या आप सीनियर ब्रदर वांग हैं? उसने पूछा। वांग होंग के जवाब का इंतजार किए बिना वह आगे बढ़ा और वांग होंग की आस्तीन पकड़कर उसे अंदर ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी आवाज से वांग होंग ने अनुमान लगाया कि वह गु किंगयांग का बेटा होगा, इसलिए वह उस युवक के पीछे पीछे अंदर चला गया। इस युवक का व्यक्तित्व हंसमुख और मिलनसार था और उसे बातचीत करना अच्छा लगता था। वह अक्सर मुस्कुराता था, जिससे उसके 2 प्रमुख नुकीले दांत दिखाई देते थे। उनकी बातचीत के दौरान वांग होंग को पता चला कि उस युवक का नाम गु वेई था और वह गु किंगयांग का इकलौता बच्चा था। अपनी यात्रा के दौरान गु वेई लगातार वांग होंग से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछता रहा। जब उसे पता चला कि वांग होंग अभी अभी सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला से लौटा है, तो उसने उस क्षेत्र में गहरी रुचि दिखाई और बार बार उसके बारे में पूछताछ की। उसने भविष्य में स्वयं सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में जाने, राक्षसी जीवों का शिकार करने और बुरी आत्माओं का नाश करके मानव जाति का गौरव बनाए रखने की अपनी इच्छा व्यक्त की। वांग होंग ने उसकी युवावस्था की आकांक्षाओं पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वह जानता था कि गु वेई फिलहाल अपने माता पिता की देखरेख में है और उसने अभी तक साधना जगत की कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया है। एक बार जब वह अपने दम पर आगे बढ़ेगा तो शायद उसका नजरिया बदल जाएगा। गु वेई काफी बातूनी था और जब भी वांग होंग किसी चीज के बारे में पूछता तो वह विस्तृत और व्यापक उत्तर देता था। कुछ समय बाद वांग होंग को पता चला कि गु किंगयांग के कुल 4 निजी शिष्य थे। कायांग पीक पर गु किंगयांग के साथ केवल एक महिला शिष्य रहती थी, जो गु वेई के अनुसार गु किंगयांग के एक पुराने मित्र की बेटी थी। मित्र की मृत्यु के बाद उसने अपनी बेटी को गु किंगयांग को सौंप दिया, जिन्होंने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अन्य 3 निजी शिष्यों के अपने अपने गुफानुमा घर थे और वे समय समय पर गु किंगयांग से मिलने आते थे। वांग होंग गु वेई से बातचीत कर रहा था, तभी गुफा के भीतर के नजारे को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। स्वर्ण कोर साधक की गुफा में प्रवेश करते ही वांग होंग ने महसूस किया कि अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता बाहर की तुलना में कहीं अधिक थी। उसे लगा कि यदि वह ऐसे वातावरण में साधना करे तो गोलियों की सहायता के बिना भी वह आध्यात्मिक ऊर्जा साधना के शिखर तक पहुंच सकता है। गुफानुमा महल विशाल था, जिसमें छोटे छोटे पहाड़, एक आध्यात्मिक झरना और आध्यात्मिक खेत थे जहां विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाई जाती थी। वांग होंग गुफानुमा महल के अंदर की हर चीज को देखकर आश्चर्यचकित था, वहीं गु वेई उदासीन प्रतीत हो रहा था। वह यही पला बड़ा था और इस माहौल का आदी हो चुका था। उसके लिए इन सब में कुछ भी नया नहीं रह गया था। गु वेई बाहरी दुनिया के लिए तरस रहा था, साधना जगत में कदम रखने, अपना नाम कमाने और अपनी विरासत स्थापित करने के लिए उत्सुक था। लगभग उतनी ही देर चलने के बाद जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है, वे आगे एक भव्य हॉल में पहुंचे। गु वेई वांग होंग को एक कक्ष में ले गया, जहां गु किंगयांग शीर्ष पर बैठा था। उसके साथ एक युवा दिखने वाली महिला साधिका भी थी, जो लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। उनके नीचे खाली कुर्सियों की कतारें लगी हुई थीं, जिन पर इस समय कोई भी नहीं बैठा था। पिताजी, माताजी, मैं बड़े भाई वांग को यहाँ लेकर आया हूँ।
हॉल में प्रवेश करते ही गु वेई ने जोर से कहा, फिर बैठने के लिए एक कुर्सी ढूंढी। इसी क्षण वांग होन को एहसास हुआ कि युवा दिखने वाली वह महिला साधिका वास्तव में उसके गुरु की पत्नी थी। वह मन ही मन सोचने लगा, वह तेजस्वी मुख का अमृत सचमुच छल करता है। उस अमृत के प्रभाव से कई वृद्ध स्त्रियां युवत दिखने लगती थीं। पुरुष साधक ऐसे प्रलोभनों का सामना कैसे कर सकते हैं? शिष्य वांग होंग गुरु और स्वामिनी को प्रणाम करता है। वांग होंग ने अंततः अपने विचलित विचारों को एक तरफ रखते हुए सम्मानपूर्वक झुककर अपना उपहार प्रस्तुत किया। अपने गुरु के घर पहली बार आने वाले शिष्य के लिए उपहार लाना एक रिवाज था। वांग होंग ने स्पिरिट बी रॉयल जेली की 2 बोतलें तैयार की थीं, जो गोल्डन कोर के साधक के लिए शायद विशेष रूप से मूल्यवान न हो, लेकिन फिर भी दुर्लभ और उपयोगी वस्तुएं थीं। इतनी औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है, गु किंगयांग ने लकड़ी का बक्सा लेते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, मैंने आपको यहाँ कुछ सूचना देने के लिए बुलाया है। आपके चरित्र का गहन मूल्यांकन करने के बाद मैंने आपको अपना निजी शिष्य बनाने का निर्णय लिया है। जब गु किंगयांग ने पहली बार वांग होन को अपना शिष्य बनाया था, तब उन्होंने वांग होन के चरित्र का मूल्यांकन करने और उसे मौका देने की संभावना का जिक्र किया था। उस समय वांग होन को ज्यादा उम्मीद नहीं थी और वह गुरु बनने को लेकर भी झिझक रहा था। अब गु किंगयांग का यह फैसला उसके लिए आश्चर्य की बात थी। वांग होन को एहसास हुआ कि यह निर्णय केवल उसके चरित्र पर आधारित नहीं हो सकता। यदि वह नींव निर्माण के चरण तक नहीं पहुंचा होता या द्वितीय श्रेणी का रसायनज्ञ नहीं बना होता, तो गु किंगयांग उसे अपना निजी शिष्य स्वीकार नहीं करता, भले ही उसका चरित्र बेदाग होता। शिष्य वांग होंग गुरु को प्रणाम करता है। वांग होंग ने तुरंत झुककर गु किंगयांग के निर्णय को स्वीकार किया। वह समझ गया था कि वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। एक आधिकारिक गुरु का होना लाभकारी होगा, विशेषकर जब उसे साधना से संबंधित कोई प्रश्न हो। इसके अलावा उसने पहले भी बाहर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए गु किंगयांग के नाम का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वह वास्तव में अपने स्वामी का प्रतिनिधित्व कर सकता था। वे ईटर, जाओ और अपनी चौथी वरिष्ठ बहन को बुलाओ और उसे अपने मार्शल ब्रदर से मिलवाओ, गु किंगयांग ने निर्देश दिया। गु वे अनिच्छा से अपनी सीट से उठा, उसका पहले वाला उत्साह अब गायब हो चुका था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, पिताजी, आप सीधे ट्रांसमिशन ताबीज क्यों नहीं भेज देते? मुझे खुद वहां क्यों जाना पड़ेगा? गु किंगयांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह उसे डांटने के लिए तैयार थी, लेकिन किशोरी जैसी दिखने वाली उस लड़की ने धीरे से उसकी आस्तीन खींच ली, जिससे वह ऐसा करने से रुक गया। वेर, तुम्हारी चौथी सीनियर सिस्टर ने कम उम्र में ही अपने माता पिता दोनों को खो दिया था, इसलिए उनका स्वभाव कुछ हद तक ठंडा हो गया है। तुम्हें उनके साथ अधिक समय बिताना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, उस महिला ने गु वेई को विनम्रता से सलाह दी। तो मैं चलता हूँ। वह हमेशा मुझे नजरअंदाज करती है और बहुत ही उदासीन रहती है, गु वेई ने अनिच्छा से कहा और बाहर निकल गया। गु वेई के जाने के बाद वांग होंग और गु किंगयांग ने गुरु और शिष्य बनने की औपचारिक रस्म अदा की। वांग होंग, आपका शिष्य यहाँ है। अब जब तुम मेरे संप्रदाय में शामिल हो गए हो, तो तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। हमारे संप्रदाय में 12 प्रमुख नियम हैं और प्रत्येक शिष्य को उन्हें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए और कभी भी उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर गु किंगयांग ने गंभीर चेहरे के साथ संप्रदाय के नियमों का पाठ करना शुरू किया। पहला, कभी भी अपने गुरु के साथ विश्वासघात या अनादर न करें। उल्लंघन करने वालों को मृत्युदंड दिया जाएगा। दूसरा, अपने साथी शिष्यों को नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने वालों को संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा या उनकी साधना का स्तर समाप्त कर दिया जाएगा। तीसरा, गु किंगयांग ने सख्ती से सभी 12 नियमों को पूरा किया। क्या आपने ये सभी 12 नियम याद कर लिए हैं? आपके शिष्य ने इन्हें याद कर लिया है और वह कभी इनका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेगा। नियमों का पाठ करने के बाद गु किंगयांग के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और उसने कहा, खैर, जिन सजाओं का जिक्र किया गया है वे केवल संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए हैं। अब जब आप मेरे संप्रदाय में शामिल हो गए हैं, तो साधना के दौरान यदि आपको कोई शंका या प्रश्न हो, तो आप मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आ सकते हैं। मेरे पास एक आध्यात्मिक हथियार भी है जिसका मैं अब उपयोग नहीं करता, और मैं उसे आपको प्रदान करूंगा। गु किंगयांग ने चांदी की बनी कई इंच लंबी शटल के आकार की एक वस्तु निकाली, उसे आध्यात्मिक शक्ति से ऊपर उठाया और वांग होंग को सौंप दिया, जिसने जल्दी से उसे ग्रहण कर लिया। हे गुरु, आपके उदार उपहार के लिए धन्यवाद। यह एक मध्यम श्रेणी का उड़ने वाला आध्यात्मिक हथियार है, जिसका नाम सिल्वर लाइट शटल है। इसकी मुख्य विशेषता इसकी गति है, इसके अलावा इसमें कोई अन्य विशेष प्रभाव नहीं है। गु किंगयांग ने समझाया कि आमतौर पर उड़ने के लिए डिजाइन किए गए आध्यात्मिक हथियार अन्य उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए हथियारों की तुलना में तेज होते हैं। हालांकि गु किंगयांग के अनुसार वे कितने तेज होते हैं, यह अज्ञात था। इसके अलावा मेरे कुछ निजी व्यवसाय हैं जिन्हें बारी बारी से आपको और आपके साथी शिष्यों को संभालना होगा। फिलहाल आपका दूसरा वरिष्ठ भाई प्रभारी है और भविष्य में आपकी बारी आएगी। लाभ प्रदान करने के बाद गु किंगयांग ने उसे कर्तव्य भी सौंपे, जिसका अर्थ यह था कि इस दुनिया में दायित्वों के बिना कोई लाभ नहीं होता है। जब गु किंगयांग और वांग होंग बात कर रहे थे, तभी बाहर से एक खूबसूरत आकृति अंदर आई। उसके पीछे गु वेई भी थी। इस महिला साधिका का शरीर सुडौल था, उसकी त्वचा बर्फ जैसी मुलायम और चेहरे की बनावट कोमल थी। अपनी खूबसूरती के बावजूद उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था, मानो हर किसी ने उसे हजारों स्पिरिट स्टोन उधार दिए हो।
यह स्पष्ट नहीं था कि यह उसका स्वाभाविक स्वभाव था या किसी अतीत के आघात का परिणाम। इसीलिए उत्साही और जीवंत गु वेई उससे मिलने से कतराता था। हॉल में प्रवेश करते ही महिला साधिका ने एक बनावटी और कठोर मुस्कान बिखेरी। शिष्य जी चेन ने गुरु और स्वामिनी को प्रणाम किया। उसकी मुस्कान बनावटी लग रही थी और उसकी आवाज में एक ठंडापन बरकरार था। जी चेन, इतने साल हो गए, इतनी औपचारिकता क्यों? युवा लड़की जैसी दिखने वाली मालकिन ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा। जी चेन, यह मेरा नया शिष्य है। अब से तुम दोनों साथी शिष्यों के रूप में एक दूसरे का ख्याल रखना, गु किंगयांग ने परिचय कराया। वांग होंग ने वरिष्ठ बहन को प्रणाम किया। भविष्य में आपके मार्गदर्शन की आशा करता हूँ। वांग होंग आगे बढ़ा और उन्हें प्रणाम किया। जी चेन ने वांग होंग की ओर ठंडी नजर से देखा, हल्का सा सिर हिलाया और फिर कोई और बातचीत नहीं हुई। हालांकि स्थिति थोड़ी अटपटी थी, लेकिन वांग होंग ने कम से कम अपने साथी शिष्य और वरिष्ठ बहन से जान पहचान तो कर ही ली थी। वांग होंग ने गु किंगयांग द्वारा दिए गए कुछ और निर्देशों को ध्यान से सुना और उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उनकी साधना पद्धति के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। गु किंगयांग ने प्रत्येक प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया, गोल्डन कोर साधक के दृष्टिकोण से नींव निर्माण चरण से संबंधित मुद्दों की व्याख्या करते हुए जटिल अवधारणाओं को सरल और समझने में आसान बना दिया। अपने लंबे समय से चले आ रहे संदेहों के दूर होने पर वांग होंग ने ज्ञानोदय और स्फूर्ति का अनुभव किया, उनकी आत्मा को उत्थान मिला। गुरु और शिष्य के बीच इस प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान दिखने में युवा लगने वाली स्वामिनी गु किंगयांग को मुस्कुराती हुई और चमकती आंखों से देखती रही। इसी बीच गु वेई ने ऊपर चारों ओर देखा। फर्श की टाइल में पड़ी एक छोटी सी दरार से लेकर बाहर पेड़ पर बैठे एक कीड़े तक हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। इस पूरे समय के दौरान जी चेन एक मूर्ति की तरह स्थिर रहा, उसने अपनी एक उंगली भी नहीं हिलाई। अपने सवालों के जवाब मिलने के बाद वांग होंग वहां से चले गए। गु वेई उसे दोबारा बाहर तक छोड़ने गया और रास्ते में फिर से अपने हंसमुख स्वभाव में लौट आया। भाई वांग, अब मुझे आपको पांचवा भाई कहना चाहिए, है ना? पांचवें भाई, क्या आप मुझे अपने भविष्य के अभियानों में अपने साथ ले जा सकते हैं? गु वेई ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आशा भरी अभिव्यक्ति को देखकर वांग होंग सीधे तौर पर मना नहीं कर सका और बोला, यदि कोई उपयुक्त मिशन हो और यदि गुरुजी सहमत हो तो मैं इस पर विचार करूंगा। वास्तव में ये बहुत अच्छा है। गु वेई को यह एहसास नहीं था कि वांग होंग सिर्फ शिष्टाचार निभा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने भौहें चढ़ाकर कहा, मेरे पिता कभी सहमत नहीं होंगे। वे मुझे कभी घर से बाहर नहीं जाने देते, हमेशा कहते हैं कि साधना जगत विश्वासघाती और खतरों से भरा है और मुझे बाहर निकलने से पहले आधारभूत साधना स्तर तक पहुंचना होगा। मुझे लगता है मेरे पिता कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं 17 वर्षों से अपने संप्रदाय के सदस्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए हुए हूं और कई वरिष्ठ भाई मुझे देखकर उपहार देते हैं। बाहर के लोग भी अमर साधना करने वाले ही होंगे, इसलिए वे इतने बुरे तो नहीं हो सकते, है ना? ये सुनकर वांग होंग ने मन ही मन सोचा, अगर मेरे पिता स्वर्णिम कोरकाल के होते तो सब लोग मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करते और किंगजू संप्रदाय के सभी निम्न स्तरीय साधक मेरे मित्र बन जाते। हालांकि एक वरिष्ठ भाई होने के नाते उन्होंने गु वेई को चेतावनी देना अपना कर्तव्य समझा। बाहरी दुनिया संप्रदाय से अलग है। कुछ साधक लूटपाट और हत्या करने के लिए मुख्य सड़कों पर घात लगाए बैठे रहते हैं। यह सुनकर गु वेई ने आक्रोश से कहा, क्या साधना जगत में ऐसे नीच लोग भी हैं? जब मैं संप्रदाय छोड़ूंगा तो शांति लाने के लिए इन डाकुओं को मार डालूंगा। वांग होंग को एहसास हुआ कि उनके शब्दों का कोई खास असर नहीं हुआ। व्यक्तिगत अनुभव के बिना कोई भी वास्तव में कभी समझ नहीं सकता। वे जल्दी ही गुफानुमा हवेली के निकास द्वार तक पहुंच गए। पांचवें भाई, जब भी तुम्हें फुर्सत मिले मुझसे मिलने जरूर आना। हर समय घर के अंदर रहना बहुत उबाऊ होता है। गु वेई ने वांग होंग को हाथ हिलाकर विदाई दी। जरूर, जब समय मिलेगा तब आऊंगा। अपनी गुफानुमा हवेली में वापस आकर वांग होंग साधना कक्ष में जाकर अपने गुरु द्वारा दिए गए उड़ने वाले शटल की गति जानने के लिए बेताब था। स्वर्णिम कोर एल्डर का उपहार वाकई प्रभावशाली होना चाहिए। साधना कक्ष में वांग होंग ने चांदी की शटल निकाली। यह सुव्यवस्थित 5 इंच लंबी थी और चमक रही थी। उसने धीरे धीरे उसमें आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और सिल्वर लाइट शटल धीरे धीरे बढ़कर 10 फीट लंबी हो गई और हवा में तैरने लगी। वांग होंग शटल पर कूद गया, मजबूती से खड़ा रहा और फिर उसमें और अधिक आध्यात्मिक शक्ति भर दी। एक तेज आवाज के साथ शटल वांग होंग के प्रतिक्रिया करने से पहले ही कई मीटर आगे बढ़ गई, जिससे वह चौंक गया। सौभाग्यवश उनका साधना कक्ष इतना बड़ा था कि दीवार से टकराने से बच गया। कुछ देर तक कमरे में इधर उधर उड़ने के बाद वांग होंग शटल को नियंत्रित करने में निपुण हो गया। आध्यात्मिक हथियार की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए उसे उससे बंधन स्थापित करने और उसे परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। शटल को वापस हथेली के आकार में सिकोड़कर उसने उसे पकड़ लिया और उससे लगाव महसूस किया। तो गोल्डन कोर कल्टीवेटर द्वारा इस गति को तेज माना जाता था। उसने सिल्वरलाइट शटल को परिष्कृत करने में 2 दिन बिताए और जब उसने इसे दोबारा इस्तेमाल किया तो यह और भी तेज था और उसकी इच्छा के अनुसार उतनी ही स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करता था जैसे किसी अंक को हिलाना। वांग होंग एजियोर वॉर्ड सिटी के लिए रवाना होने से पहले कई दिनों तक किंगजू संप्रदाय में विश्राम कर रहा था।
उनकी पिछली यात्रा को लगभग 5 साल हो चुके थे और वह ये देखने के लिए उत्सुक थे कि एज्योर वॉर्ड सिटी में उन्होंने जो 2 शक्तियां स्थापित की थीं, वे कितनी विकसित हुई हैं। वांग होंग एज्योर वॉर्ड सिटी में इत्मीनान से घूम रहा था, रास्ते में चलते और देखते हुए, कभी कभी टहलते हुए खाने के लिए कुछ स्ट्रीट स्नैक्स खरीद रहा था। हालांकि ये स्नैक्स उनके द्वारा स्वयं बनाए गए स्पिरिट मील्स की तुलना में उतने स्वादिष्ट नहीं थे, फिर भी प्रत्येक की अपनी अनूठी खासियत थी और इस तरह के अनौपचारिक भोजन में एक विशेष प्रकार का माहौल होता था। जब वह झाओ की दवा की दुकान की ओर धीरे धीरे जा रहा था, तो उसने देखा कि अमृत मंडप के बाहर एक भीड़ जमा थी, जो इशारे कर रही थी और उत्साहपूर्वक चर्चा कर रही थी। वांग होंग ने बत्तख की जीभ जिसे वह खा रहा था, जमीन पर फेंक दी और भीड़ में चला गया। माफ कीजिए, क्या बात है? एक हटे कट्टे दर्शक ने गुस्से में प्रतिक्रिया देने ही वाली थी कि वांग होंग एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर है। ये जानकर उसने अपने शब्द वापस ले लिए। वांग होंग उस आदमी में दिलचस्पी न दिखाते हुए भीड़ के आगे की ओर अपना रास्ता बनाने में कामयाब रहा। झाओ की औषधि की दुकान के प्रवेश द्वार पर एक मध्य स्तरीय नींव निर्माण साधक बैठा था, जिसके दोनों ओर 4 अंतिम स्तरीय ची साधना साधक थे। बैठा हुआ साधक लगातार शक्तिशाली नींव निर्माण दबाव उत्सर्जित कर रहा था, जिससे कोई भी पास आने से हिचक रहा था। हालांकि एज्योर वॉर्ड सिटी में लड़ाई करना प्रतिबंधित था, लेकिन किसी पर दबाव डालने या किसी की दुकान के बाहर बैठने के खिलाफ कोई नियम नहीं थे। वांग होंग भीड़ से निकलकर दुकान की ओर बढ़ा। जैसे ही वह फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक के पास से गुजरने वाला था, उसने वांग होंग को ठंडी निगाहों से देखा। मेरे साथी दाववादी, क्या आप मेरे गांव परिवार से मिलने की योजना बना रहे हैं? वांग होंग ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, कौन सा गांव परिवार? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर उन्होंने वहां मौजूद लोगों की ओर मुड़कर पूछा, क्या यहां किसी ने एज्योर वॉर्ड सिटी में रहने वाले गांव परिवार के बारे में सुना है? भीड़ खामोश रही, किसी भी तरह के विवाद में पड़ना नहीं चाहती थी, हालांकि उनमें से कई लोग उन्हें जानते थे। देखो, यहाँ इतने सारे लोग हैं और किसी ने भी इस गांव परिवार के बारे में नहीं सुना है। गुमनाम परिवारों को खुद का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक ने क्रोधित होकर वांग होंग को चुनौती दी। इसी समय वांग होंग की आवाज सुनकर झाओ निंग दुकान से बाहर आया। वांग होंग को स्वीकार करने ही वाला देखकर उसने वांग होंग की आस्तीन खींच ली। झाओ निंग के हाव भाव को समझते हुए वांग होंग ने उस साधक से कहा, तुम कौन होते हो मुझे चुनौती देने वाले? दरवाजे की अच्छी तरह से रखवाली करो और शायद तुम्हें हड्डी का इनाम मिल जाए। ये कहकर वांग होंग मुड़ा और अंदर चला गया। वांग होंग की टिप्पणियों से दर्शकों में ठहाके लग गए। उन्हें सड़क पर होने वाली लड़ाई में और भी मजा आता। दरवाजे पर खड़ा फाउंडेशन बिल्डिंग का किसान गुस्से से आग बबूला था। एक जोरदार धमाके के साथ उसके नीचे की कुर्सी चकनाचूर हो गई। कितनी बदबूदार, असहनीय बदबू। वांग होंग जैसे ही अंदर कदम रखा, उसने शोर सुना और घृणा का नाटक करते हुए अपनी नाक ढक ली। इस दृश्य ने एक बार फिर वहां मौजूद साधकों के बीच हंसी पैदा कर दी, जो दरवाजे पर खड़े फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक की कड़ी नजर पड़ने के बाद ही शांत हुई। क्रोध से आग बबूला होकर उस साधक ने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की कि मौका मिलते ही वह वांग होंग से बदला लेगा। दुकान में प्रवेश करने के बाद वांग होंग ने बाहर के शोरगुल को नजरअंदाज कर दिया और झाओ निंग के साथ एक गुप्त कक्ष में चला गया। ईस्ट मास्टर, हमें हमारे दरवाजे तक अपमानित और प्रताड़ित किया गया है। कृपया इस मामले को सुलझाने का तरीका बताएं। गुप्त कक्ष में प्रवेश करने के बाद वे तुरंत घुटने टेककर बैठ गए। उठो और मुझे इस मामले के बारे में विस्तार से सब कुछ बताओ, वांग होंग ने झाओ निंग को उठने में मदद करते हुए कहा। इस समस्या का कारण यह है। झाओ निंग ने घटनाक्रम का पूरा विवरण दिया। पता चला कि एज्योर वॉर्ड सिटी में काफी प्रभाव रखने वाले गांव परिवार के पास वहां कई संपत्तियां थीं। उनके पास 2 मध्य स्तरीय फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर और 4 प्रारंभिक स्तरीय फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर थे, कुल मिलाकर 6। 1 साल पहले किसी कारणवश उन्होंने वांग होंग की 2 दुकानों पर नजर डाली। उन्होंने फाउंडेशन बिल्डिंग के एक साधक को दुकानों में शेयर खरीदने का बेहद कम प्रस्ताव देकर भेजा और उनके प्रबंधन में शामिल होने की मांग करते हुए सभी आंतरिक मामलों तक पहुंच चाहते थे। यह एक तरह की डकैती थी, बल्कि उससे भी बदतर, क्योंकि उनका मकसद दुकानों में घुसपैठ करके अंततः उन पर कब्जा करना था। झाओ निंग और स्किनी मंकी ने उनके प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। गांव परिवार ने हार नहीं मानी और बार बार उन्हें मनाने और फुसलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर उन्होंने दुकानों को चुनौती दे दी। गांव परिवार की ताकत को जानते हुए वांग होंग की टीम लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि अपनी चुनौती का कोई जवाब न देखकर गांव परिवार ने दोनों दुकानों के कारोबार में बाधा डालने के लिए लोगों को भेजा। वांग होंग के अधीनस्थ लुओ झोंगजी ने उसी तरह से जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक टीम का नेतृत्व किया। हालांकि वे मात खा गए। गांव परिवार ने विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हुए गिरती हुई शेल्फ से लुओ झोंगजी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और एक अन्य अधीनस्थ गिरती हुई छत से घायल हो गया। अंततः हे युआन ने चुनौती स्वीकार कर ली। वर्षों के प्रशिक्षण के बाद वह फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन अखाड़े में प्रवेश करते ही उसे एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंदी फाउंडेशन बिल्डिंग का 5वें स्तर का साधक है।
हे युआन शीघ्र ही पराजित हो गया और बुरी तरह घायल हो गया, उसका सारा सामान छीन लिया गया और उसकी हड्डियां और अंग चकनाचूर हो गए। सौभाग्य से वह बाल बाल बच गया। मां बंधुओं को युद्धकला में निपुणता न होने और स्वभाव से डरपोक होने के कारण चुनौती स्वीकार करने से मना कर दिया गया। वे मन ही मन राहत महसूस कर रहे थे और उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस मामले को टाल दिया। गांव परिवार ने फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों को दुकानों के बाहर बैठाकर सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा डालना जारी रखा। उन्होंने समझौता करने की उम्मीद में झाओ निंग और स्किनी मंकी के साथ अलग से बातचीत करने का भी प्रयास किया। उन्होंने झांग चुनफेंग से मदद मांगने के बारे में सोचा। हालांकि आपस में चर्चा करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि झांग चुनफेंग अभी नींव निर्माण के शुरुआती चरण में ही थे, इसलिए वे ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे और शायद घायल भी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने झांग चुनफेंग को इस बारे में सूचित नहीं किया। वांग होंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी अनुपस्थिति के 5 साल के भीतर ही कोई उनकी संपत्तियों को निशाना बनाना शुरू कर देगा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह सिर्फ व्यापारिक कारणों से था या किसी और वजह से। लेकिन इस बार उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी ही थी, न सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, बल्कि दूसरों को दोबारा उन्हें निशाना बनाने से रोकने के लिए भी। इसके अलावा इस घटना ने एजियोर वार्ड सिटी में अपने अधीनस्थों की क्षमताओं को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। आखिरकार किसी भी शक्ति को केवल 1 या 2 व्यक्तियों के भरोसे नहीं कायम रखा जा सकता। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही वांग होंग अमृत मंडप से बाहर निकला, गांव परिवार का एक फाउंडेशन बिल्डिंग साधक प्रवेश द्वार पर खड़ा था और उसे गुस्से से घूर रहा था। मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए 10 सांसें देता हूं, वरना तुम्हें इसके परिणाम स्वयं भुगतने होंगे। वांग होंग ने जाने से पहले घोषणा की। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। गांव परिवार के फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक ने पलटवार किया, जो यूं ही छोड़कर जाना नहीं चाहता था और अपनी इज्जत खोना नहीं चाहता था। 10 सांसों के बाद एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद काले सायों का एक झुंड झाओ की दवा की दुकान की ओर उड़ता हुआ दिखाई दिया। आध्यात्मिक मधुमक्खियां इतनी सारी कहां से आ गईं? सचमुच इस क्षेत्र में कौन स्पिरिट बीज पालता है? इसके बाद स्पिरिट बीज के एक बड़े समूह ने झाओ की दवा की दुकान पर हमला कर दिया और प्रवेश द्वार पर मौजूद गांव परिवार के 5 साधकों को इसका सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने सुरक्षा कवच बनाए, लेकिन इन हरी पूंछ वाली स्पिरिट बीज में ऐसे सुरक्षा कवच को भेदने की क्षमता थी, जिससे वे कवच बेकार हो गए। पल भर में ही वे 5 आत्मा मधुमक्खियों से घिर गए। इन मधुमक्खियों का जहर नींव निर्माण करने वाले साधकों के लिए जानलेवा तो नहीं था, लेकिन असहनीय पीड़ा का कारण बना। मधुमक्खियों से जूझ रहे गांव परिवार के 5 साधकों ने जल्द ही एजियोर वार्ड सिटी के रक्षकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। एजियोर वार्ड सिटी में लड़ाई निषिद्ध थी और रक्षकों द्वारा पकड़े जाने पर दंड भुगतना पड़ता था। मामूली अपराधों के लिए स्पिरिट स्टोन का जुर्माना या गंभीर अपराधों के लिए साधना स्तर में कमी भी हो सकती थी। दूर से गार्डों के कप्तान ने चिल्लाकर कहा, रुको। 5 साधकों ने तुरंत अपनी क्रियाएं रोक दी, लेकिन आत्मा मधुमक्खियों ने कप्तान के आदेशों पर ध्यान नहीं दिया। पीड़ा से व्याकुल साधक अपने ऊपर मंडरा रही मधुमक्खियों से लड़ते रहे। नगर रक्षकों को देखकर वे झुंड को अपने साथ लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े। रुको, पास मत आओ, कप्तान ने आदेश दिया और उनकी राह रोकने के लिए अपना आध्यात्मिक हथियार तैयार कर लिया। आत्मा मधुमक्खियों को कौन नियंत्रित करता है, ये जाने बिना वे काटने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। ये मधुमक्खियां किसकी हैं? इन्हें तुरंत वापस बुलाओ, कप्तान ने आदेश दिया। ये उन्हीं के होंगे। गांव परिवार के फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक ने झाओ की दवा की दुकान की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया। तभी कई और मधुमक्खियां उसके मुंह में घुस गईं। उसके चारों साथी, जो ची साधना के साधक थे, पहले ही जमीन पर गिर पड़े थे और तड़प रहे थे। दुकान में ऐसे जीव नहीं है और हमें उनकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, झाओ की दवा की दुकान ने विनती करते हुए कहा। कप्तान ने अपने आदमियों को इशारा किया, जिन्होंने झाओ की दवा की दुकान का पूरी तरह से निरीक्षण किया और दुकान से स्पिरिट बीज को जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं पाया। मधुमक्खियों के मालिक की पहचान न कर पाने पर पहरेदारों ने उन्हें मारने का फैसला किया। पहरेदारों के शामिल होते ही मधुमक्खियां तेजी से खत्म हो गईं और बची हुई कुछ मधुमक्खियां इधर उधर बिखर गईं। दोषी न मिलने पर मामला अनसुलझा रह गया। पहरेदारों के जाने के बाद गांव परिवार फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक ने अपने गिरे हुए भाग्य अज्ञात ची साधना साथियों को ले जाने के लिए अन्य साधकों को बुलाया। फिर सिर पर पड़े घावों के साथ वह दर्द से कराहते हुए वहां से चला गया और एक भी कठोर शब्द कहना भूल गया। उन सबके चले जाने के बाद वांग होंग परछाइयों से बाहर निकला। उसने अपना अदृश्य करने वाला लबादा पहन रखा था। वह पहले चुपचाप चला गया था, क्योंकि स्पिरिट बीज को नियंत्रित करने के लिए उसका पास रहना जरूरी था। एजियोर वार्ड सिटी में, जहां लड़ाई करना मना था, वांग होंग ने बेहतर योजना न होने के कारण इस कपटपूर्ण रणनीति का सहारा लिया था। वांग होंग दुकान पर वापस लौटा और झाओ निंग को सामान्य कामकाज फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। यदि गांव परिवार की ओर से कोई और चुनौती आती है तो उन्हें उसे स्वीकार करना होगा। झाओ की दवा की दुकान से निकलने के बाद वांग होंग स्किनी मंकी की शराब की दुकान पर गया। गांव परिवार द्वारा लगातार की जा रही गड़बड़ियों के कारण कई निम्न स्तरीय साधक डरकर भाग गए थे, जिससे व्यापार में गिरावट आई थी।
वांग हॉन्ग को लौटते देख स्किनी मंकी ने उत्साहपूर्वक उसे गले लगा लिया, जिससे वह लगभग कुचल ही गया। हालांकि वांग हॉन्ग ने अपने मजबूत शरीर और साधना स्तर के बल पर उस आलिंगन को सहन कर लिया। छोड़ो, दूरी बनाए रखो, कम से कम 3 फीट। वांग हॉन्ग ने स्किनी मंकी को धक्का देते हुए और अपने वस्त्र से धूल झाड़ने का नाटक करते हुए कहा। तुम 40 साल के हो गए हो और अब भी तुम में गंभीरता और गरिमा की कमी है, वांग हॉन्ग ने ताना मारा। तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया, मैं थोड़ा उत्साहित हो गया था। स्किनी मंकी ने खुशी से जवाब दिया। और मेरे शरीर को देखते हुए मैं भारी तो हो ही नहीं सकता। स्किनी मंकी वांग हॉन्ग की तरह 4 आध्यात्मिक जड़ों वाला एक साधक था और उसकी प्रगति धीमी थी। वांग हॉन्ग द्वारा दी गई गोलियों के बिना वह शायद क्यूई साधना के प्रारंभिक चरणों से आगे कभी नहीं बढ़ पाता। बुनियाद निर्माण के लिए खुद को तैयार करो, वांग हॉन्ग ने स्किनी मंकी को सलाह दी, जो अंततः ची साधना के शिखर पर पहुंच गया था। गांव परिवार के संबंध में वांग हॉन्ग ने निर्देश दिया, यदि वे एक और चुनौती भेजते हैं तो उसे स्वीकार करें। यदि नहीं तो हम स्वयं एक चुनौती भेजेंगे। जवाबी कार्रवाई करना ही उचित है। स्किनी मंकी वांग हॉन्ग पर पूरी तरह भरोसा करते हुए किसी भी संभावित संघर्ष के परिणाम के बारे में चिंतित नहीं था। स्किनी मंकी से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वांग हॉन्ग अपने घर पर 2 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का हालचाल जानने के लिए रवाना हो गए। एजोर वार्ड सिटी स्थित अपने निवास पर लौटने पर वांग हॉन्ग का स्वागत करने के लिए सभी लोग उत्सुकता से बाहर आ गए। अपने अधीनस्थों के साथ कुछ अनौपचारिक बातचीत के बाद वांग हॉन्ग घायल ही युआन को देखने गए। बिस्तर पर लेटी हुई ही युआन दुबली पतली लग रही थी, उसके बाल सूखे थे, आंखें धंसी हुई थी और चेहरा भावहीन था। आखिरकार आप लौट आए, पूर्वी स्वामी। मैं किसी काम का नहीं हूं, हे युआन ने कमजोर स्वर में वांग हॉन्ग का अभिवादन किया। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कष्ट सहा है, वांग हॉन्ग ने उसके बगल में बैठते हुए उत्तर दिया। अपनी दैवीय चेतना से हे युआन का अवलोकन करते हुए वांग हॉन्ग को क्रोध का तीव्र आवेग महसूस हुआ। गांव परिवार ने हे युआन को सीधे तौर पर नहीं मारा था, लेकिन उनके तरीके इतने क्रूर थे कि उसकी हालत मृत्यु से भी बदतर हो गई थी। हे युआन की हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं, नसें टूट गई थीं और हृदय को छोड़कर उसके सभी अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसकी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत दांतियांग भी चकनाचूर हो गया था, जिससे आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखना असंभव हो गया था। इस प्रकार की चोटें सामान्य उपचार की गोलियों से ठीक नहीं हो सकती थी, जिसके कारण हे युआन प्रभावी रूप से अपंग हो गया था। वांग हॉन्ग ने अपने थैले से एक जैड की शीशी निकाली और उसमें से बर्फ जैसी सफेद एकदम साफ गोली निकाली। लेकिन हे युआन निराश हो गया। कई तरह की दवाइयां लेने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ था। हे युआन ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन साधना के मार्ग के प्रति उनका समर्पण कभी नहीं डिगा। हालांकि इस बार वे सचमुच निराशा से घिरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अनगिनत उपाय आजमा लिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। कुछ ही औषधियां उसे बचा सकती थी, लेकिन ऐसे प्राकृतिक खजाने उच्च कोटि के साधकों के बीच भी अत्यंत मूल्यवान थे। भला भला ऐसे साधारण साधक को बचाने के लिए ऐसी कीमती वस्तु का उपयोग क्यों करेगा? अपंग और शरीर की बची खुची शक्ति पर निर्भर हे युआन के पास ऐसी आध्यात्मिक वस्तुएं प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था। वांग हॉन्ग ने सीधे गोली को हे युआन के मुंह में डाल दिया। इसे निगल लो, ये काम करता है या नहीं, ये तो आपको इसे लेने के बाद ही पता चलेगा। हे युआन के पास निर्देशानुसार गोली निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बर्फ जैसी सफेद और एकदम साफ इस गोली को उन्होंने 600 साल से भी अधिक पुराने जेड मैरो मशरूम और कुछ अन्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को मिलाकर तैयार किया था। इस प्रकार की गोली भी वांग हॉन्ग की ही एक लंबे समय बाद बनाई गई रचना थी। इस गोली के प्रभावों के बारे में बात करने पर कुछ हद तक शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये सीधे जेड मैरो मशरूम का सेवन करने से भी कम प्रभावी थी। जेड मैरो मशरूम इतने शक्तिशाली थे कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली गोली बनाना कोई आसान काम नहीं था। परिपक्व जेड मैरो मशरूम के लिए पहले से ही गोली बनाने की विधियां मौजूद थीं, लेकिन फिलहाल मशरूम परिपक्व नहीं थे और उनके पास अतिरिक्त आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कमी थी। इसे गोली के रूप में परिष्कृत करने का उनका मुख्य उद्देश्य इसे जेड मैरो मशरूम के रूप में पहचानने योग्य न बनाना था, ताकि दूसरों की ईर्ष्या से बचा जा सके। गोली लेने के बाद हे युआन को पहले ली गई गोलियों से अलग महसूस हुआ। जब गोली उसके पेट में घुल गई तो धीरे धीरे एक ठंडी धारा प्रवाहित हुई, जिससे उसकी आंतों में मौजूद छेद धीरे धीरे ठीक होने लगे। हालांकि यह धीमी गति से हुआ, लेकिन अंततः इसने उसे उम्मीद दी। हे युआन को आश्चर्य हुआ कि क्या वांग हॉन्ग के पास ये गोलियां और भी होंगी। वे बहुत कीमती लग रही थी और शायद प्रचुर मात्रा में नहीं थी। इस बोतल में 9 और गोलियां हैं। जब आप इन्हें खत्म कर लेंगे तो मैं स्थिति के अनुसार आगे क्या करना है, ये तय करूंगा। वांग हॉन्ग का मूल उद्देश्य उपचार के आधार पर रसायन शास्त्र के फॉर्मूले को समायोजित करना और गोलियों की गुणवत्ता में सुधार करना था। हालांकि हे युआन ने वह गोली ले ली क्योंकि केवल 9 गोलियां बची थीं, जो उसे खुद ही इस्तेमाल करनी थी। जब वो गोलियां खत्म हो जाएंगी तो वांग हॉन्ग उसके लिए और गोलियां ढूंढ लेगा। हे युआन इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश वह हिल डुल पाता और बिस्तर से उठ पाता, तो कृतज्ञता से सिर झुका लेता। ठीक है, आराम करो और स्वस्थ हो जाओ। मैं तुम्हारा बदला लूंगा और तुम्हारे घावों को भरने का भी कोई तरीका ढूंढूंगा।
कुछ देर रुकने के बाद वांग होंग चला गया। एक और घायल व्यक्ति उसकी देखभाल की प्रतीक्षा कर रहा था। लियो झोंगजी की चोटें हे युआन की तुलना में थोड़ी बेहतर थीं, लेकिन उनका साधना स्तर बहुत कम था और उनकी ठीक होने की क्षमता हे युआन जितनी अच्छी नहीं थी। वांग होंग ने हे युआन से थोड़ी देर बातचीत की और जाने से पहले जेड मेरो मशरूम की गोलियों की एक बोतल वहीं छोड़ दी। 2 दिन बाद गांव परिवार ने जीवन और मृत्यु के मंच के माध्यम से उन्हें फिर से चुनौती दी और वांग होंग ने निर्णायक रूप से इसे स्वीकार कर लिया। अब भले ही बाद के चरणों में उसका सामना किसी शक्तिशाली फाउंडेशन बिल्डिंग दाववादी से हो जाए, उसके पास खुद को बचाने की क्षमता थी और उसे अपनी जान गंवाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। शायद गांव परिवार अहंकारी था, ये सोचकर कि वांग होंग के पक्ष में कोई विशेषज्ञ नहीं थे, या शायद वे किसी मध्य चरण के फाउंडेशन बिल्डिंग दाववादी को भेजने से डर रहे थे, क्योंकि इससे दूसरी तरफ के लोग भयभीत हो सकते थे। किसी भी सूरत में गांव परिवार द्वारा चुनौती के लिए भेजा गया दाववादी फाउंडेशन बिल्डिंग के केवल तीसरे स्तर पर ही था। अगले दिन जीवन और मृत्यु के चबूतरे के नीचे का इलाका दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। फाउंडेशन बिल्डिंग के दाववादियों के बीच जीवन मरण का संघर्ष एक आम दृश्य नहीं था। मुख्य पात्रों के मंच पर आने से पहले ही नीचे बैठे दर्शक दीर्घा में चर्चा की गहमागहमी मच चुकी थी। विशेषकर कुछ दाववादी जो स्वयं को अच्छी तरह से जानकार मानते थे, वे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान या कल्पना को फैला रहे थे। लाल नाक वाला, कद में छोटा और गोल मटोल, तैलीय चेहरे वाला एक दाववादी व्यक्ति इस समय एक युवक के सामने अपने ज्ञान का बखान कर रहा था। इस बार गांव परिवार की ओर से प्रतिभागी गावरू है। हालांकि गावरू फाउंडेशन बिल्डिंग के केवल तीसरे स्तर पर हैं, लेकिन वे एक अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा हैं। कहा जाता है कि वे 50 वर्षों से अधिक समय से फाउंडेशन बिल्डिंग के चरण में हैं। अरे 50 साल से ज्यादा हो गए और अभी भी नींव भवन के तीसरे स्तर पर ही है। ध्यान से सुन रहे युवक ने आश्चर्य से कहा। गावरू 20 साल पहले फाउंडेशन बिल्डिंग के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था, फिर उसे एक गतिरोध का सामना करना पड़ा। 30 वर्षों से वह आगे बढ़ने में असमर्थ रहा है। छोटे कद के मोटे दाववादी को भी गावरू पर दया आ रही थी। एक बार जब किसी दाववादी को किसी बाधा का सामना करना पड़ता है, तो चाहे वह कितना भी साधना करे, वो प्रगति नहीं कर सकता। कुछ लोग वर्षों तक धीरे धीरे सहन करते हैं और अंततः उस बाधा को पार कर लेते हैं। दूसरों को दशकों, 100 वर्षों तक लग सकते हैं, या हो सकता है कि वे अपने जीवन काल में कभी भी उस बाधा को पार न कर पाएं। ऐसा कहा जाता है कि गावरू इस जीवन मरण की लड़ाई का इस्तेमाल अपनी मौजूदा बाधा को तोड़ने के लिए करना चाहता है। छोटे कद के मोटे ताजे दाववादी को काफी कुछ पता लगता था। क्या एक छोटी सी ब्रेकथ्रू रियल पिल से अड़चन दूर नहीं हो सकती? युवक ने पूछा। उस मोटे ताजे दाववादी ने युवक की ओर देखा और कहा, फाउंडेशन बिल्डिंग में आप शायद नए हैं। ये छोटी ब्रेकथ्रू रियल पिल्स आसानी से नहीं मिलती। अगर कभी कभार कोई मिल भी जाए, तो उसकी कीमत आसमान छू जाती है और आम लोग उसे खरीद नहीं सकते। ओह, मैं समझ गया, इस पाठ के लिए धन्यवाद, युवक ने कृतज्ञतापूर्वक झुकते हुए कहा। ये गावरू के प्रतिद्वंदी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब उस मोटे ताजे दाववादी ने देखा कि युवक बात का रुख मोड़ रहा है, तो उसने आह भरी और कहा। इससे युवक की जिज्ञासा जागृत हुई और वह पूछे बिना नहीं रह सका, उसका प्रतिद्वंदी दुर्भाग्यशाली क्यों होगा? जरा सोचिए, गावरू 30 साल से अधिक समय से फाउंडेशन बिल्डिंग के तीसरे स्तर पर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका अनुभव कितना गहरा है और उसके पास कितने गुप्त पत्ते हैं? ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभिक चरण के फाउंडेशन बिल्डिंग दाववादियों में गावरू के कुछ ही प्रतिद्वंदी हैं। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह कुछ साल पहले ही फाउंडेशन बिल्डिंग तक पहुंचे हैं। फाउंडेशन बिल्डिंग के पहले स्तर पर हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक कीमियागर है। हम सभी रसायन शास्त्रियों की युद्ध क्षमता से परिचित हैं। एक द्वितीय श्रेणी का रसायन शास्त्री गावरू का धार तेज करने वाला पत्थर बन जाए, क्या यह दुखद नहीं है? जब वे बात कर रहे थे, तभी गावरू अपने अनुयायियों से घिरे हुए वहां पहुंच गए। वे बीच में एक अजगर जैसी चाल और राजसी आभा के साथ चल रहे थे। वहां मौजूद दाववादियों ने तुरंत रास्ता बना दिया, जिससे उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। हे, मुझे लगता है कि शायद धार तेज करने वाला पत्थर बहुत कठोर है और गावरू को पीस पीस कर मार डालेगा, युवक हंसते हुए बोला। चुप रहो, गावरू को ये कहते हुए मत सुनने देना, वरना उसे बुरा लग सकता है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मोटे ताजे दाववादी ने युवक को रोककर उससे पूछा, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि युवक के पास कुछ अंदरूनी जानकारी हो सकती है। क्योंकि मैं ही वह धार तेज करने वाला पत्थर हूं। युवक ने मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। वांग होंग पहले ही आ चुका था और उसने देखा कि कोई उसे पहचान नहीं रहा है। उसने भी जीवंत चर्चा में शामिल होते हुए सोचा कि कुछ न करने से तो ये बेहतर है। वांग होंग ने मोटे ताजे दाववादी के आश्चर्यचकित भाव को अनदेखा किया और भीड़ के बीच से होते हुए जीवन और मृत्यु के मंच की ओर बढ़ गया। भीड़ में से धक्का मुक्की करते हुए वांग होंग ने मन ही मन सोचा, अगर मैं अंदर नहीं जा पाया, तो बेहतर है कि मैं घर चला जाऊं और आप सबको शो देखने से वंचित कर दूं। मुझे अपने साथ और लोगों को लाना चाहिए था। जीवन और मृत्यु के मंच पर हाथ बांधकर खड़ी गावरू कुछ देर से इंतजार कर रही थी, तभी आखिरकार वांग होंग भीड़ से बाहर निकली। वांग होंग ने प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाई। अगर तुम्हें डर था तो आना ही नहीं चाहिए था। बड़े ही डरपोक आदमी हो तुम।
गाओ रू ने असंतुष्ट होकर कहा। आपको थोड़ा और जीने का मौका मिले है ना अच्छी बात। वांग होंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तेज जुबान वाला और मौत को दावत देने वाला। गाओ रू ने ठंडी सांस ली और दो आध्यात्मिक हथियार उत्पन्न किए, एक आक्रमण के लिए और एक बचाव के लिए। वह एक बड़ी ढाल के पीछे खड़ा था, पूरी तरह से ढका हुआ। उसके सिर के ऊपर लगभग 10 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी एक शानदार सुनहरी तलवार प्रकट हुई, जो सक्रिय होने पर हजारों पाउंड वजनी हो जाती है। नीचे कई अनुभवी पुराने दाववादियों ने टिप्पणी की, एक अनुभवी योद्धा से जैसी उम्मीद की जाती है, वह शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी तलवारबाजी में बहुत सुधार हुआ है। वे ऐसे बोल रहे थे मानो वे खुद के बारे में ही बात कर रहे हो, अपनी अंतर्दृष्टि पर गर्व करते हुए। ये खरगोश का शिकार करने के लिए पूरी ताकत लगाने जैसा है। एक अनुभवी दाववादी को यही करना चाहिए। कीमियागर को देखकर लगता है कि उसमें असली युद्ध का अनुभव नहीं है। उसे लंबी भाला निकालने में ही इतना समय लग गया और उसने अभी तक उसे हवा में चलाया भी नहीं है। वह पहले ही अपनी बढ़त खो चुका है। कीमियागर लड़ाई झगड़े के लिए नहीं जाने जाते। मुझे बस उम्मीद है कि गावरू उसे मार न डाले। आखिर दूसरे दर्जे का कोई भी कीमियागर एक दुर्लभ संसाधन होता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हवा में लहराती गावरू की सुनहरी तलवार से चकाचौंध भरी रोशनी निकली, जिसने नीचे बैठे दर्शकों को चकित कर दिया। तलवार सीटी की आवाज के साथ हवा को चीरते हुए वांग होंग की ओर नीचे की ओर झूली, मानो उसे दो हिस्सों में बांट देगी। हालांकि वांग होंग ने बचाव करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने सुनहरी तलवार का सामना करने के लिए अपना लंबा भाला उठाया। कुछ दर्शकों ने वांग होंग के दुखद अंत को भांपते हुए अपनी आंखें ढक ली, वे ये दृश्य सहन नहीं कर पा रहे थे। एक जोरदार आवाज के साथ धातु के धातु से टकराने की ध्वनि गूंज उठी, जिससे देखने वालों के कान खुजलाने लगे। वांग होंग ने अभी भी लॉन्ग स्पीयर को मजबूती से पकड़ रखा था, जबकि गावरू की सुनहरी तलवार एक तरफ गिर गई थी। उसका ब्लेड टूट गया था और उस पर दरारें पड़ गई थी। केवल एक ही वार में और सिर्फ शारीरिक शक्ति के बल पर उसने एक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार को निष्क्रिय कर दिया। क्या ये वाकई एक ऐसा कीमियागर है जो युद्ध कौशल से मुक्त है? सुनहरी तलवार को रोकने के बाद वांग होंग रुका नहीं। उसकी आकृति धुंधली होकर एक परछाई की तरह गायब हो गई और वह गावरू की ओर झपटा। गावरू को पहले सिर्फ एक धुंधलापन दिखाई दिया, फिर उसे दो हल्की फुफकार की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद उसके सीने में दर्द होने लगा। उसने नीचे देखा तो पाया कि एक लंबा भाला उसकी ढाल और छाती को भेद रहा है। नीचे बैठे दर्शकों को मंच पर केवल एक धुंधली छवि ही दिखाई दी। जब परछाई गावरू के सामने रुकी तो लंबी भाले से वह और उसकी ढाल दोनों भेद दिए गए। ये देखकर कि गावरू अभी तक मरा नहीं था, वांग होंग ने लंबा भाला उठाया और गावरू और उसकी ढाल को जमीन पर गाड़ दिया। जमीन पर पड़े गावरू छटपटा रहे थे और उनके शरीर में ऐंठन हो रही थी। ये देखकर वांग होंग ने उसे भी हे युआन की तरह ही चोटें पहुंचाने की तैयारी कर ली। उसने गावरू के कांपते हुए पैर पर कदम रखा और हड्डियों के टूटने की चटकने जैसी आवाज गूंज उठी। रुकना। फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य मंच पर मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति दर्शकों के बीच से निकलकर सवाल करने लगा, इतनी कम उम्र में इतना क्रूर क्यों? वांग होंग ने बूढ़े व्यक्ति की ओर एक नजर डाली और पूछा, और आप कौन है? इस उम्र में इतने अज्ञानी क्यों? क्या आप नहीं जानते कि जीवन और मृत्यु के मंच पर जीवन और मृत्यु स्वयं व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है? वांग होंग ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यद्यपि जीवन और मृत्यु के मंच पर जीवन और मृत्यु को नजरअंदाज किया जाता है, फिर भी ब्रह्मांड में जीवन को संजोने का एक गुण है। साधकों के रूप में हमें निर्दयतापूर्वक आक्रामक नहीं होना चाहिए। बूढ़ा आदमी अपनी उल्टी सीधी दलीलें देता रहा। ओह, तो आप गांव परिवार के साधक हैं। अगर आप असहमत हैं तो आप स्वयं आकर मुझे सिखा सकते हैं। जब वांग होंग बूढ़े आदमी से बात कर रहा था, तब भी उसकी हरकतें रुकी नहीं। उसके पैरों के नीचे से हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। नीचे बैठे दर्शक इन हड्डियां तोड़ देने वाली आवाजों को सुनकर अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस करने लगे और उनके दांतों में दर्द होने लगा। यह कोई कीमियागर नहीं, बल्कि एक भयंकर देवता था। विशेषकर वह छोटा और मोटा ताजा साधक जो अभी अभी वांग होंग से बातचीत कर रहा था। वांग होंग का उग्र रूप देखकर उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। उसे पहले लापरवाही से बोलने का पछतावा हुआ। उसने केवल क्षणिक आनंद प्राप्त करने के लिए वांग होंग की तुलना एक पत्थर से की थी। उसे यह नहीं पता था कि उसने इस व्यक्ति को नाराज किया है या नहीं। बुजुर्ग व्यक्ति को आपके स्तर तक गिरने की जरूरत नहीं है। नींव निर्माण के मध्य चरण में मेरे लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करना दादागिरी समझा जाएगा। इससे उपहास का पात्र बनेगा। ये कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आस्तीनें झटक दी और एक प्रकार की अमर शालीनता का प्रदर्शन करते हुए चले गए। बूढ़े आदमी ने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया था। वांग होंग के प्रदर्शन को देखते हुए भले ही वह स्तर में थोड़ा ऊपर था, लेकिन उसके जीतने की संभावना बहुत कम थी। जीवन और मृत्यु का ये संघर्ष कोई मामूली बात नहीं थी। एक छोटी सी चूक भी साधना के मार्ग का अंत कर सकती थी। मानहानि की बात करें तो इतने लंबे जीवन के कारण उन्होंने इसे भूलना सीख लिया था। जीवन से बढ़कर अभिमान नहीं था।
उसने वापस जाने, अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने और फिर ये तय करने का फैसला किया कि लड़ना है या नहीं। हे युआन का बदला लेने के लिए वांग होंग ने गाओरू को कई बार पैरों से कुचल दिया था, जिससे वह लगभग अपंग हो गया था। उसका इरादा गाओरू को मारने का नहीं था, लेकिन गाओरू की आंखों में घृणा देखकर वांग होंग का हृदय कठोर हो गया और उसने उसका सिर कुचल दिया। दुश्मन को जिंदा छोड़ना कभी भी अच्छा विचार नहीं होता। गाओरू की हत्या करने के बाद वांग होंग ने उसके शरीर से मूल्यवान वस्तुएं लूटी, शव को आग लगा दी और उसे राख में बदल दिया। दर्शकों ने इस दृश्य को दिन के उजाले में देखा। वांग होंग के हत्या करने, लूटपाट करने और सबूत नष्ट करने के तरीके इतने कुशल और अनुभवी थे कि वे विस्मयकारी थे। लोगों को आश्चर्य होता था कि क्या वह सचमुच एक कीमियागर था। उसकी दक्षता किसी खजाना खोजने वाले साधक जैसी लगती थी। भविष्य में इस रसायन शास्त्री से दूरी बनाए रखना ही समझदारी भरा कदम प्रतीत हुआ। गांव परिवार के अन्य साधकों की बात करें तो वे शोक और क्रोध से भरे हुए थे, लेकिन असहाय थे। यहां तक कि उनके मध्य स्तरीय नींव निर्माण गुरु भी उन्हें छोड़कर चले गए थे। ऐसे में ये निम्न स्तर के ची साधनाशील क्या कर सकते थे। गाओरू की हत्या करने के बाद वांग होंग वहां नहीं रुका। वह प्लेटफॉर्म से कूदकर चला गया। उसे जाते देख आसपास के किसान तुरंत एक तरफ हट गए और उसके लिए एक चौड़ा रास्ता खोल दिया, जो उसके आगमन के बिल्कुल विपरीत था। अगले कुछ दिनों में गांव परिवार ने उससे संपर्क नहीं किया और न ही उसने उन्हें परेशान किया, जिससे अस्थायी शांति की स्थिति बहाल हो गई। वांग होंग ने इस समय का उपयोग अपने अनुयायियों की शक्ति को काफी बढ़ाने के लिए किया। सबसे पहले स्किनी मंकी था, जो ची साधना के शिखर पर पहुंच चुका था और उसे केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल की कमी थी। वांग होंग ने स्किनी मंकी को नींव निर्माण के अनुभव से संबंधित कुछ ज़ैड स्क्रॉल और नींव स्थापना की 6 गोलियां दी, उतनी ही संख्या में जितनी उसने स्वयं नींव निर्माण के लिए इस्तेमाल की थी। स्किनी मंकी की प्रतिभा भी कुछ हद तक उसकी जैसी ही थी, लेकिन उसके और अन्य गैर आध्यात्मिक मूल के साधकों के अनुभव को देखते हुए शायद उसे इतने अधिक की आवश्यकता नहीं होगी। 10 दिन बाद स्किनी मंकी ने 4 गोलियों का उपयोग करके सफलतापूर्वक फाउंडेशन बिल्डिंग हासिल कर ली और शेष 2 गोलियां वांग होंग को लौटा दी। स्किनी मंकी की सफलता के बाद झाओ निंग की बारी थी। झाओ निंग वर्तमान में ची साधना के 8वें स्तर पर था और ची साधना के शिखर तक पहुंचने से अभी भी 2 स्तर दूर था। वांग होंग अपने स्पेस में दाखिल हुए, जहां उन्होंने शाखाओं और जड़ों का उपयोग करके 3 एकड़ भूमि पर ग्रीन स्पिरिट पीच के पेड़ उगाए थे। लगभग 1000 साल पुराने ये आड़ू के पेड़ 10 फीट से भी अधिक ऊंचे हो गए थे और विभिन्न आकारों के आड़ुओं से लदे हुए थे। पहले सीमा नगरी में उसने वेन लैन और अन्य लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ बड़े आड़ू चुने थे और उनमें से दर्जनों ले गया था। अब अंतरिक्ष में 300 से अधिक वर्षों के बाद जो आड़ू मूल रूप से अंडे के आकार के थे, वे लगभग मुट्ठी जितने बड़े हो गए थे। इस बार पर्याप्त मात्रा होने के कारण वह अंततः कुछ आड़ू रख सका ताकि ये देख सके कि परिपक्व हरे स्पिरिट आड़ू किस स्तर तक पहुंचेंगे। वह हमेशा इस बारे में उत्सुक रहता था क्योंकि उसने पहले जो आड़ू खाए थे वे अपरिपक्व थे। उसने अंतरिक्ष से 3 छोटे आकार के आड़ू चुने, जिनमें से 2 झाओनिंग के लिए थे, जो काफी होने चाहिए थे। बचा हुआ एक आड़ू वह खुद चखना चाहता था। हालांकि उसने पहले भी इन्हें खाया था और स्वाद औसत दर्जे का पाया था, फिर भी वह दोबारा चखने के लिए उत्सुक था, खासकर अब जब उसके पास काफी मात्रा में थे। झाओ निंग, ये 2 आड़ू आपके खाने के लिए हैं, वांग होंग ने झाओ निंग को 2 हरे रंग के आड़ू देते हुए कहा। धन्यवाद पूर्व के स्वामी, झाओ निंग ने वांग होंग द्वारा दिए गए 2 हरे आड़ू को थोड़ी उलझन के साथ लेते हुए कहा। वांग होंग ने उसे एक गुप्त कमरे में बुलाया और इन 2 दिखने में कच्चे आड़ू के लिए ही गंभीर भाव से उस गुप्त संरचना को खोला। क्या उनमें कुछ खास बात हो सकती है? इन हरे रंग के आध्यात्मिक आड़ू का सेवन करने से ची साधना करने वाले साधक का साधना स्तर एक बढ़ जाता है। नींव निर्माण की तैयारी के लिए ची साधना के शिखर तक शीघ्रता से पहुंचे, वांग होंग ने समझाया। झाओ निंग को एहसास हुआ कि उसके हाथ में मौजूद साधारण सी दिखने वाली वस्तुओं में इतना शक्तिशाली प्रभाव है, और उसने महसूस किया कि उसकी पकड़ में उनका वजन बढ़ रहा है। 10 दिनों से अधिक समय के बाद लिंग शुए अंततः अपनी बेटी के साथ एज्योर वॉर्ड सिटी पहुंचे। सक्षम लोगों की कमी महसूस कर रहे वांग होंग को लिंग शुए का आगमन समयोचित लगा। उसने गांव परिवार से पंगा लेने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उसके पास सैनिकों की कमी थी। ही युआन के जख्मों में सुधार तो हुआ था, लेकिन वह बहुत कम चल फिर पाता था। मां बंधुओं को मौत का डर था और वे युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं थे। दुबला पतला बंदर, जिसने अभी अभी नींव का निर्माण पूरा किया था, वह भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। इससे वांग होंग ही एकमात्र सक्षम नेता रह गया। गांव परिवार में नींव निर्माण के 6 साधक थे, एक को मारने के बाद भी 5 बचे थे। लिंग दाओवादी, क्या आपकी यात्रा सुरक्षित रही? वांग होंग ने पूछा, हालांकि यह कुछ हद तक अनावश्यक था। उसे अभी अभी गोल्डन कोर साधक द्वारा की गई अपनी लूट की याद आई थी। मैं एक व्यापारी काफिले के पीछे पीछे यहाँ आया था, इसलिए कोई समस्या नहीं हुई, लिंग शुए ने जवाब दिया। अच्छा है, कुछ दिनों तक आराम करो, लिंग दाओइस्ट। मुझे जल्द ही किसी काम में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। साथ ही अब से तुम्हारा मासिक वेतन 2 पोषणसार गोलियों से बढ़कर 5 हो जाएगा। कैसा रहेगा? वांग होंग ने यह प्रस्ताव रखा क्योंकि वह जानता था कि लिंग शुए की शक्ति उसके लिए बहुत फायदेमंद होगी।
लिंग शुई, जो फाउंडेशन बिल्डिंग साधना में माहिर थे, उनके लिए यह एक उदार प्रस्ताव था। कहीं और बेहतर व्यवहार मिलना उनके लिए मुश्किल था और अपने दम पर इसे हासिल करना तो और भी कठिन था। बेहतर व्यवहार और रहने के माहौल के आदी लोग शायद ही कभी बदतर परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, वांग दाओवादी। आपकी किसी भी आवश्यकता के लिए मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, लिंग शुई ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया, ये जानते हुए कि वांग होंग ने उसे देखकर और उसे लालची न समझकर अधिक प्रतिफल देने की पेशकश की थी। वांग होंग हमेशा उन लोगों से दूरी बनाए रखता था जो कभी संतुष्ट नहीं होते थे। कोई जल्दी नहीं है, कुछ दिन आराम करो और फिर दुकान संभालने में मेरी मदद करो, वांग होंग ने निष्कर्ष निकाला। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 10 दिन और बीत गए थे। इस समय तक स्किनी मंकी का साम्राज्य स्थिर हो चुका था और झाओनिंग ने सफलतापूर्वक अपना आधारभूत निर्माण कार्य पूरा कर लिया था और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने पर काम कर रहा था। फाउंडेशन बिल्डिंग के 2 अतिरिक्त अधीनस्थों के साथ वांग होंग अब पीछे से होने वाले हमलों से चिंतित नहीं था। उसने गांव परिवार को चुनौती दी। गांव परिवार, जिसमें 2 मध्यस्तरीय फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर थे, ने वांग होंग की चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। इस बार गांव परिवार के मुखिया गाओ रोन स्वयं आगे आए। उन्होंने पिछली लड़ाई में देखी गई वांग होंग की अनूठी युद्ध शैली के लिए विशेष तैयारी की थी। अखाड़े में प्रवेश करते ही गाओ रोन ने अपने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन किया, जो कछुए के खोल से निर्मित एक रक्षात्मक आध्यात्मिक शक्ति थी। यह आध्यात्मिक हथियार 36 टुकड़ों में विभाजित हो सकता है, जो उसे घेर लेंगे, या एक दिशा की रक्षा के लिए एक ही टुकड़े में संयोजित हो सकता है। मध्य स्तर की नींव निर्माण साधना कर रहे गाओ रोन ने सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया, जिसका उद्देश्य विजय प्राप्त करना नहीं बल्कि गलतियों से बचना था। उसने वांग होंग को धीरे धीरे कमजोर करने के लिए अपनी उच्चतर क्षमता और गहरी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करने की योजना बनाई थी। वांग होंग के लिए अपनी अन्य तकनीकों का खुलासा किए बिना गाओ रोन को हराना वास्तव में कुछ प्रयास की आवश्यकता होगी। क्लैंग क्लैंग, वांग होंग ने एक लंबे भाले को धारण करते हुए प्रतिद्वंद्वी के आक्रामक और रक्षात्मक आध्यात्मिक हथियारों का मुकाबला किया। गांव परिवार का पैतृक आध्यात्मिक हथियार वास्तव में शक्तिशाली था। इसके 36 कछुए के खोल के टुकड़े किसी भी दिशा से होने वाले हमलों से बचाव कर सकते थे। जब भी वांग होंग किसी बिंदु पर भेदने के उद्देश्य से पूरी ताकत लगाता था, तो 36 टुकड़े तेजी से आपस में जुड़ जाते थे और अटूट बन जाते थे। गाओ रोन की रक्षा पंक्ति कछुए की तरह थी, वांग होंग के लगातार हमलों के बावजूद अधिक ताई पर्वत की तरह स्थिर। इसी बीच एक मध्यम श्रेणी की उड़ने वाली तलवार वांग होंग को परेशान कर रही थी, जिसका उद्देश्य उसकी आध्यात्मिक शक्ति को और अधिक सोखना था। वांग होंग की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर पड़ते ही गाओ रोन तूफान की तरह जवाबी हमला कर देता था। हालांकि आधे घंटे की लड़ाई के बाद भी वांग होंग के पास पर्याप्त ऊर्जा बची हुई प्रतीत हो रही थी और उसमें आध्यात्मिक शक्ति की कमी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। प्रारंभिक चरण के फाउंडेशन बिल्डिंग साधक की आध्यात्मिक शक्ति अब तक समाप्त हो चुकी होती। दरअसल वांग होंग की आध्यात्मिक शक्ति गाओ रोन की आध्यात्मिक शक्ति से कम नहीं थी, बल्कि उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। उसका डांटियन सागर एक सामान्य मध्य चरण फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर की तुलना में बड़ा था, जिसने उसकी प्रगति को धीमा कर दिया और अधिक संसाधनों की आवश्यकता पैदा की। लेकिन इसके फायदे स्पष्ट थे, एक ठोस आधार और अपने साथियों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति। इस समय वांग होंग इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे अपनी कुछ शक्ति छिपा लेनी चाहिए। अपने सभी रहस्यों को उजागर करना उचित नहीं था। वांग होंग ने कुछ और बार हमला किया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं और उसके हमलों की शक्ति कम होती गई, जो उसकी कमजोर होती आध्यात्मिक शक्ति का संकेत था। फिर उसने अपने लंबे भाले से आती हुई उड़ती हुई तलवार को रोका, कुछ मीटर पीछे हट गया और स्पिरिट वाइन की एक बोतल निकालकर पीने की तैयारी करने लगा। जादुई द्वंद्व युद्धों में निपुण गाओ रोन ने वांग होंग को बिना चुनौती दिए स्पिरिट वाइन पीने देने से इनकार कर दिया। उसने तुरंत अपनी उड़ने वाली तलवार को चलाया और तेजी से वांग होंग की ओर वार किया। वांग होंग पलक झपकते ही अखाड़े के दाहिनी ओर पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी कीमत पर स्पिरिट वाइन पीना चाहता है। गाओ रोन ने रक्षात्मक रणनीति की परवाह न करते हुए वांग होंग के पीछे हटने के रास्ते को काटने के उद्देश्य से अखाड़े के किनारे किनारे चक्कर लगाया। हवा में उड़ती तलवार गाओ रोन के साथ वांग होंग की ओर बढ़ी और निर्णायक प्रहार से लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार हो गई। दर्शकों ने गाओ रोन की रणनीति की सराहना की और उनके अनुभवी कौशल और चतुराई की प्रशंसा की। अनुभव वाकई मायने रखता है। गाओ रोन सचमुच एक धूर्त बुरी लोमड़ी की तरह है। वांग होंग अभी बहुत छोटा है। वह 100 साल से अधिक जी चुके गाओ रोन जैसे व्यक्ति को कैसे मात दे सकता है। जब साधकों के बीच होने वाली लड़ाइयों में उनकी शक्तियों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, तो जीत अक्सर मात्र ताकत के बजाय अनुभव और रणनीति पर निर्भर करती है। बेशक यदि शक्ति में अंतर बहुत अधिक हो, तो अत्यधिक शक्ति के विरुद्ध रणनीतियां अप्रभावी हो जाती हैं। जैसे ही गाओ रोन को लगा कि उसने वांग होंग को घेर लिया है और उड़ने वाली तलवार से उसे मार गिराने के लिए तैयार है, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई।
उसी क्षण पीछे से आ रहे उड़ते हुए तलवार के हमले की परवाह न करते हुए वांग होंग ने अपने लंबे भाले के साथ आगे बढ़कर गाओरोन की छाती को निशाना बनाया। वांग होंग की आत्मघाती प्रतीत होने वाली रणनीति से गाओरोन अचंभित रह गया। उसका बचाव बहुत देर से हुआ। उसने अपने 36 कछुए के खोल के टुकड़ों को इतनी दूर दूर तक बिखेर दिया था कि उन्हें प्रभावी ढंग से रोकना असंभव हो गया था। हताशा में आकर वह किसी तरह कुछ ही टुकड़ों को ढाल के रूप में मोर्चे पर लाने में कामयाब रहा। वांग होंग का लंबा भाला तेजी से घूमा और कछुए के खोल को मोड़ दिया। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया हो सकता है, गाओरोन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह वांग होंग की गति का मुकाबला नहीं कर सका। एक काला लंबा भाला अजगर की तरह कछुए के खोलों के बीच की दरारों से होकर गुजरा और संपर्क में आने पर उन्हें विक्षेपित कर दिया। फिर उसके सीने में तेज दर्द हुआ, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी चेतना अंधकार में डूब गई। मरने से पहले उसने धुंधले रूप से अपनी उड़ने वाली तलवार को वांग होंग की पीठ में घुसने के लिए संघर्ष करते देखा, लेकिन जैसे ही उसकी चेतना विलीन हुई, तलवार रुक गई और जमीन पर गिर गई। वांग होंग ने अपना लंबा भाला निकाला और गाओरोन का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। इसके बाद वांग होंग ने कुशलतापूर्वक शव को लूटा और नष्ट कर दिया। गाओ परिवार के मुखिया गाओरोन का इस दुनिया से नाता टूट गया। वांग होंग ने गाओरोन की वस्तुएं एकत्र की, जिनमें पैतृक कछुए की खोल से बना आध्यात्मिक हथियार भी शामिल था, जिसे पाकर वह बहुत संतुष्ट हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान वांग होंग ने युद्ध से थकावट का बहाना किया। उन्होंने दर्शकों के बीच गाओ परिवार के एक अन्य मध्य चरण के फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर को देखा। ये बूढ़ा व्यक्ति, जिसने पहले उससे बहस की थी और फिर चुपचाप चला गया था, उसे चुनौती देने के लिए प्रलोभित हो सकता है, जिससे वांग होंग को उसे भी खत्म करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि गाओरोन की मृत्यु देखने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने भावहीन होकर वहां से चले जाकर उसे निराश कर दिया। रुई पर हाथ आजमाने की इच्छा से प्रेरित होकर वांग होंग अपने निवास पर लौट आया और गाओरोन के सामान को छांटने लगा। उसने पाया कि गाओरोन के थैले में स्पिरिट वाइन की एक छोटी बोतल और एक उपचार की गोली के अलावा कुछ खास नहीं था, यहाँ तक कि एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं था। सौभाग्य से उसने गाओरोन का सर्वोच्च श्रेणी का रक्षात्मक आध्यात्मिक हथियार और एक मध्यम श्रेणी की उड़ने वाली तलवार प्राप्त कर ली थी, जिससे उसके प्रयास सार्थक हो गए। उसे इस बात का पता नहीं था कि गाओरोन ने युद्ध से पहले ही आकस्मिक योजनाएं बना ली थी। अगर वह जीत जाता तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हार की स्थिति में फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण के किसी अन्य साधक को परिवार के मुखिया के रूप में पदभार संभालना था। उन्हें जीवन और मृत्यु मंच पर वांग होंग के साथ आगे के टकराव से बचना था, ताकि भविष्य में पुनरुत्थान के लिए परिवार की ताकत को संरक्षित किया जा सके। गाओरोन ने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय भी किए थे और एक सुरक्षित बैकअप योजना भी तैयार रखी थी। सदियों पुरानी विरासत वाले एक साधनाशील वंश के लिए उतार चढ़ाव आम बात थी, और वे एक ही हार से ध्वस्त नहीं होंगे। वांग होंग ने हाल ही में जीवन और मृत्यु के मंच पर 2 बार युद्ध किया था और 2 प्रभावशाली आध्यात्मिक हथियार प्राप्त किए थे। गाओरू के साथ अपने पहले युद्ध के दौरान उन्होंने गाओरू के 2 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसे अभी भी कुछ शोधन उपकरण सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता थी और इन हथियारों की मरम्मत के लिए एक शोधन उपकरण विशेषज्ञ से उन पर काम करवाना था। लंबे समय से इस बात का पछतावा करते हुए वांग होंग की वर्तमान चिंता अपने अधीनस्थों को आध्यात्मिक हथियार उपकरण उपलब्ध कराना थी। कई चीजें केवल स्पिरिट स्टोन से नहीं खरीदी जा सकती थी। बाउंड्री सिटी में 9 लोगों को सुसज्जित करने के लिए उसे आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए किंगजू टॉवर के साथ मिलकर एक नीलामी आयोजित करनी पड़ी। यदि उसे अपने लगभग 30 लोगों को आधारभूत निर्माण के चरण तक प्रशिक्षित करना होता और उन्हें समान रूप से सुसज्जित करना होता, तो उसे यह नहीं पता था कि उसे सभी आवश्यक सामग्रियां कहां से मिलेंगी। इसके अलावा लियू चांगशेन का भी जिक्र करना जरूरी था। उन्होंने 15 ऐसे युवकों की भर्ती की थी जिन्हें भविष्य में आध्यात्मिक हथियारों की आवश्यकता होगी। पूर्व स्वामी, आपकी यात्रा के दौरान हमारे आध्यात्मिक खेतों में बोए गए आध्यात्मिक अनाज की एक बार कटाई हो चुकी है। हमने 3200 किलोग्राम अनाज इकट्ठा किया, जिसमें से 300 किलोग्राम का उपयोग बुवाई के लिए किया गया और 2900 किलोग्राम अनाज बच गया। हमें इस अतिरिक्त अनाज का क्या करना चाहिए? रसद का जिम्मा संभाल रहे जू लुन ने खाली समय देखकर वांग होंग को इसकी सूचना दी। स्किनी मंकी को 300 किलोग्राम स्पिरिट ग्रेन दो ताकि वह स्पिरिट वाइन बनाने की कोशिश करे। देखते हैं कि क्या वह दूसरे दर्जे की स्पिरिट वाइन बना पाता है। बाकी बचा हुआ अनाज सबको खाने के लिए बांट दिया जा सकता है। ये स्पिरिट ग्रेन खेती के स्तर को बढ़ाने में काफी कारगर है। इस स्पिरिट ग्रेन के प्रत्येक दाने में एक कंडेंसिंग क्यूई पिल के 1/3 के बराबर आध्यात्मिक ऊर्जा होती है और यह गोलियों की तुलना में सेवन और अवशोषित करने में आसान होता है। यदि वे द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट वाइन का उत्पादन कर सकते हैं, तो वे हर 10 साल में बड़े पैमाने पर इस अनाज की खेती कर सकते हैं, जिससे द्वितीय श्रेणी के स्पिरिट फलों का उपयोग करने की तुलना में लागत में काफी कमी आएगी। ठीक है, मैं देख लेता हूं, जू लुन ने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। वांग होंग ने उसे फिर रोक लिया। साथ ही गाओ परिवार को एक और चुनौती भेजें। यह मामला अभी सुलझा नहीं है। वांग होंग ने गाओ परिवार की रणनीति की नकल करने की योजना बनाई थी, जिसके तहत अगर वे चुनौती को स्वीकार नहीं करते तो वह रोजाना लोगों को उनकी दुकान पर परेशानी पैदा करने के लिए भेजता।
जू लुन के जाने के बाद एक अधीनस्थ कर्मचारी ने दरवाजे पर एक आगंतुक के होने की सूचना दी। ईस्ट मास्टर, ये ताओ नामक एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर आपसे मिलना चाहता है। क्या उसने अपने उद्देश्य का जिक्र किया? वांग होंग आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह एजियोर वार्ड सिटी में फाउंडेशन बिल्डिंग के कुछ ही साधकों को जानता था, और निश्चित रूप से उनमें से किसी का भी नाम ये नहीं था। उन्होंने केवल अत्यावश्यक कार्य का जिक्र किया था, अधीनस्थ ने उत्तर दिया। ठीक है, उसे अंदर ले आओ। जल्द ही अधीनस्थ कर्मचारी एक उन्नत चरण के फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर को लेकर आया। जूनियर ब्रदर वांग, मैं हेवनली अथॉरिटी पीक से ये ताओ हूँ। मैंने आपकी प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं मिला। आशा है कि आपको मेरे आने से कोई आपत्ति नहीं होगी। किंगजू संप्रदाय के शिष्य ये ताओ ने प्रवेश करते ही अपना परिचय दिया। ये ताओ एक कुशल वार्ताकार था। कुछ हल्की फुल्की बातचीत के बाद दोनों की आपस में अच्छी बनती थी। पता चला कि ये ताओ एजियोर वार्ड सिटी के ये परिवार का एक साधक था, जो किंगजू संप्रदाय में एक गोल्डन कोर एल्डर का शिष्य था। कुछ देर बाद ये ताओ ने आखिरकार मुख्य विषय पर बात शुरू की। जूनियर ब्रदर वांग, आज मैं किसी और के कहने पर आया हूँ। ओह, क्या मैं वह कारण जान सकता हूँ जिसकी वजह से सीनियर ब्रदर ये को व्यक्तिगत रूप से आना पड़ा? वांग होंग ने कुछ रुचि के साथ पूछा। तो ये बात है। पता चला कि ये ताओ के परिवार, यानी ये परिवार का गांव परिवार के साथ लंबे समय से संबंध था। भारी नुकसान झेलने के बाद गांव परिवार हार स्वीकार करना चाहता था, लेकिन उन्हें डर था कि वांग होंग सहमत नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने ये ताओ को मध्यस्थता करने के लिए काफी बड़ी रकम खर्च की। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए गांव परिवार माफी के तौर पर अपनी सबसे बड़ी दुकान छोटे भाई वांग को देने को तैयार है, ताकि दुश्मनी को दोस्ती में बदला जा सके, ये ताओ ने बताया। साथ ही यह भी कहा कि वांग होंग ने तुरंत मना नहीं किया था और वह प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। वांग होंग गांव परिवार द्वारा संचालित दुकानों से अच्छी तरह वाकिफ था और उसने उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की योजना बना रखी थी। व्यस्त सड़क पर स्थित गांव परिवार की सबसे बड़ी दुकान भौगोलिक स्थिति और आकार दोनों ही दृष्टि से झाओ की दवा की दुकान से कहीं बड़ी थी। गांव परिवार वास्तव में एक बड़ा बलिदान दे रहा था। वांग होंग की अनिर्णायक प्रतिक्रिया देखकर ये ताओ ने विश्वासपूर्वक आगे कहा, जूनियर ब्रदर वांग, हालांकि आपके और गांव परिवार के बीच विवाद है, लेकिन ये केवल व्यापारिक हितों को लेकर है। गांव परिवार द्वारा आपके 2 अधीनस्थों को घायल करने के बाद आपने उनके फाउंडेशन बिल्डिंग के 2 साधकों को मार डाला। इस प्रतिद्वंद का बदला ले लिया गया है। हमारा ये परिवार लंबे समय से गांव परिवार का सहयोगी रहा है, इसलिए मुझे गांव परिवार के गुप्त खजाने के बारे में जानकारी है। वांग होंग की दिलचस्पी जगाने के लिए ये ताओ ने थोड़ी देर रुककर अपनी स्पिरिट टी की चुस्की ली, फिर आगे कहा, गांव परिवार के पूर्व मुखिया पर हमारे किंगजू संप्रदाय के एक स्वर्णिम कोर एल्डर का जीवन भर का कर्ज है। उस स्वर्णिम कोर साधक ने एक बार वादा किया था कि यदि गांव परिवार पर कोई विकट आपदा आती है तो वह 2 बार हस्तक्षेप करेगा। ये सुनकर वांग होंग भावुक हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि उन्हें फाउंडेशन बिल्डिंग के अंतिम चरण के समर्थक से डर नहीं था, लेकिन गोल्डन कोर कल्टीवेटर का समर्थन उनकी वर्तमान क्षमता से परे था। गहन विचार विमर्श के बाद वांग होंग ने गांव परिवार के विरुद्ध प्रतिशोध समाप्त करना ही उचित समझा। यदि उन पर अधिक दबाव डाला गया तो गांव परिवार स्वर्ण कोर साधक से सहायता मांग सकता था। वांग होंग की वर्तमान शक्ति स्वर्ण कोर साधक के एक भी प्रहार को सहन नहीं कर सकती थी। गु किंग्यांग के समर्थन के बावजूद भी गांव परिवार का विनाश असंभव था। इसके अलावा गोल्डन कोर कल्टीवेटर के वादे के बिना भी गांव परिवार की संपत्ति किसी महत्वपूर्ण क्षण में उच्च श्रेणी के कल्टीवेटरों को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त थी। अंततः वांग होंग मध्यस्थता के लिए सहमत हो गए और गांव परिवार की शर्तों को स्वीकार कर लिया। एक दिन बाद गांव परिवार ने दुकान का मालिकाना हक सौंप दिया। वांग होंग ने जू लुन को दुकान की सफाई और उसे व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। सड़क की ओर मुख वाली इस दुकान में 5 मंजिलें थीं और कुछ सहायक इमारतें भी थीं। एक हॉल में सैकड़ों लोग बैठ सकते थे, जो छोटी नीलामी के लिए उपयुक्त था। वांग होंग ने झाओ की दवा की दुकान को पहले की तरह चालू रखने और यहां एक नई आध्यात्मिक जड़ी बूटी की दुकान खोलने का फैसला किया। एजियोर वार्ड सिटी में ची साधना करने वालों की बड़ी संख्या को देखते हुए विशाल स्थान वाली पहली मंजिल पर प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक गोलियां बेची जाएंगी। दूसरी मंजिल पर उच्च श्रेणी की स्पिरिट वाइन बेची जाती थी। स्पिरिट वाइन, स्पिरिट हर्ब्स और स्पिरिट पिल्स के विपरीत उतनी अधिक खपत वाली नहीं थी, लेकिन गोलियों की बिक्री की तुलना में इससे अधिक मुनाफा मिलता था। तीसरी मंजिल पर विभिन्न प्रकार की द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं बेची जाएंगी। हालांकि वांग होंग की वर्तमान क्षमता इन द्वितीय श्रेणी की वस्तुओं की बड़े पैमाने पर बिक्री के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन गांव परिवार पर उनकी हालिया जीत अल्पावधि में किसी भी उपद्रवी को रोक देगी। समय बीतने के साथ उनके अधीनस्थों में फाउंडेशन बिल्डिंग के दर्जनों साधक शामिल हो गए, जिससे वे निडर बन गए। वांग होंग ने इस बड़े कारखाने का प्रबंधन जू लुन को सौंपने की योजना बनाई थी। जू लुन वर्षों से रसद का काम संभाल रहे थे, प्रभावी रूप से मुख्य प्रबंधक और वांग होंग के दाहिने हाथ के रूप में काम कर रहे थे। वांग होंग को इस विशाल दुकान का प्रबंधन जू लुन को सौंपने में पूरा भरोसा था। दुकान में मिलने वाली जड़ी बूटियां और गोलियां इमोर्टल वे ट्रेडिंग कंपनी द्वारा आपूर्ति की जाएंगी, जबकि स्पिरिट वाइन का कुछ हिस्सा स्किनी मंकी और शेष इमोर्टल रियल्म कॉमर्स गिल्ड द्वारा आपूर्ति किया जाएगा।
गांव परिवार के साथ मामलों को सुलझाने के बाद वांग होन के पास व्यक्तिगत रूप से निपटाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कार्य था। वांग होन को स्वयं अपने एक शहीद अधीनस्थ के शव को उसके परिवार को लौटाना था। उस विशाल आवास में जहां शहीदों के परिवारों को ठहराया गया था, एक 2 मंजिला घर के सामने लगभग 5 या 6 साल का एक छोटा लड़का दोनों हाथों से लकड़ी की तलवार को बेतरतीब ढंग से घुमा रहा था। जैसे ही वांग होन धीरे धीरे पास आया, छोटा लड़का अपनी तलवार की अनियमित हरकतें रोककर उत्सुकता से वांग होन को देखने लगा। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाए और बड़ों की नकल करते हुए वांग होन को औपचारिक अभिवादन किया और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या तुम डोंग शिनचान के बेटे हो? वांग होन ने जवाब देने के बजाय पूछा। हाँ, मैं ही हूँ। आपको कैसे पता? क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? उस छोटे लड़के ने बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखों से पूछा। बेशक, मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ। मैंने अक्सर उन्हें तुम्हारे बारे में बात करते सुना है। उस छोटे लड़के की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने साहपूर्वक वांग होन के पास जाकर पूछा, मेरे पिताजी ने मेरे बारे में क्या कहा? वह घर कब आ पाएंगे? तुम्हारे पापा अक्सर तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी की तारीफ करते थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीजें लाने को भी कहा था। वांग होन ने अपने स्टोरेज बैग से कई छोटे छोटे पैकेट निकाले, उन्हें घास के एक टुकड़े से एक साथ बांधा और छोटे लड़के को दे दिए। पैकेजों की माला पकड़े हुए छोटा लड़का मुड़ा और चिल्लाते हुए घर की ओर भागा। माँ, पापा की तरफ से खुशखबरी है और उन्होंने ढेर सारी स्वादिष्ट चीजें भेजी हैं। बच्चा दौड़ते हुए लगातार चिल्ला रहा था। कुछ ही देर में एक खूबसूरत युवती घर से बाहर निकली। वह महिला एक साधारण इंसान थी, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास लग रही थी। हे अमर गुरु, क्या आप डोंगलैंग के बारे में कोई खबर लाए हैं? उसने पूछा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और उसकी आंखों में शर्म और आशा की झलक थी। वांग होन कुछ क्षणों के लिए अवाक रह गया। उसने उस युवती को देखा, फिर उस छोटे लड़के की निर्मल आशा भरी आंखों को देखा। वह एक ऐसे मिशन पर गए हैं जिसे पूरा होने में लंबा समय लगेगा। उन्होंने मुझसे ये चीजें वापस लाने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बारे में चिंता न करें और यदि आपको कोई कठिनाई हो तो आप ईस्ट मास्टर या जूलुन से मदद मांग सकते हैं। उस समय वांग होन को यकीन नहीं था कि वह जो कर रहा था वह सही था या नहीं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें वह कहने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। वह इस माँ बेटे को उम्मीद खोते हुए नहीं देख सकता था। शायद समय के साथ वे धीरे धीरे थोड़ा बहुत भूल जाएं। अपना भाषण समाप्त करने के बाद वांग होन ने एक बड़ा पैकेज निकाला जिसमें डोंग शिनचान का युद्ध में प्राप्त होने वाला हिस्सा और कुछ सांत्वना राशि थी। इन सामानों का अच्छे से ख्याल रखना। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। ये लो तुम्हारे लिए एक ताबीज। किसी आपात स्थिति में बस इस ताबीज को फाड़ देना और मुझे इसका आभास हो जाएगा। वांग होन ने माँ और बेटे के पास खून से सना लाल ताबीज छोड़ा और फिर परिवार के परिसर से चला गया। जूलुन डोंग शिनचांग युद्ध में शहीद हो गए हैं, अपने पीछे एक विधवा और एक अनाथ बच्चा छोड़ गए हैं। हम कई वर्षों से जीवन मरण के भाई रहे हैं, इसलिए कृपया उनका ख्याल रखना। साथ ही अगर आपके पास समय हो तो एक आध्यात्मिक परीक्षण डिस्क लाएं और देखें कि क्या उनके बेटे में आध्यात्मिक जड़ें हैं। यदि है और वह साधना करने को इच्छुक है तो उसे साधना का मार्ग सिखाएं। वांग होंग ने ये कहते हुए आह भरी। उसके 45 अनुयायियों में से एक अब नहीं बचा था। ठीक है, मैं ये सुनिश्चित कर लूंगा कि यह हो जाए। जूलुन को डोंग शिनचान के लिए भी खेद था। इन 40 से अधिक लोगों के बीच जीवन मरण के साथियों जैसा रिश्ता था। दुकान के मामलों का क्या हाल है? वे कैसे चल रहे हैं? वांग होंग ने अपना माथा रगड़ते हुए फिर पूछा। जूलुन ने बताया, उस तरफ सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। अलमारियां और काउंटर लगा दिए गए हैं और अब हम कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं। अच्छा, अब से मैं दुकान की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। सभी मामलों में निर्णय लेने की तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। हालांकि इतनी बड़ी दुकान का प्रबंधन करने के लिए तुम्हारे प्रशिक्षण का स्तर अभी थोड़ा कम है, वांग होंग ने कहा। जूलुन को इस आखिरी टिप्पणी पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आध्यात्मिक जड़ों से रहित इन अधीनस्थों ने वांग होंग के बहुत से संसाधनों का उपभोग किया था। वर्षों बीत जाने के बावजूद उनमें से सबसे शक्तिशाली भी ची साधना के 9वें स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। आप इस समय ची साधना के 7वें स्तर पर हैं। मेरे पास यहाँ 3 आध्यात्मिक आड़ू हैं, जिनमें से प्रत्येक का सेवन करने से आपकी साधना का स्तर एक स्तर बढ़ जाएगा। इन्हें ले और अगले कुछ दिनों तक साधना पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी तेजी से विकसित हो रही अवस्था को स्थिर करें, फिर मुझसे मिलें। इसके बाद वांग होंग ने 3 हरे आध्यात्मिक आड़ू जूलुन की ओर उछाले, जिन्होंने उन्हें सावधानीपूर्वक पकड़ लिया और सोचने लगे, इतनी कीमती आध्यात्मिक वस्तुएं, मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इन्हें कहां से खरीदा होगा, और उन्होंने पैकेजिंग बॉक्स का भी इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, जाओ और अपनी साधना पर ध्यान दो, वांग होंग ने जूलुन को विदा करते हुए कहा। फिर उसने लियू चांगशिंग से मिलने के बारे में सोचा। सीमा नगरी से लौटने के बाद से उसने लियू चांगशिंग से मुलाकात नहीं की थी। अब जबकि यहाँ लगभग सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था, मिलने का समय आ गया था। वांग होंग ने पूर्व निर्धारित तरीकों का इस्तेमाल करते हुए वांग कुन का वेश धारण किया और लियू चांगशिंग के घर पहुंचा। घर तो पहले जैसा ही था, लेकिन वहां मौजूद लोग बिल्कुल अलग थे।
जब वांग होंग आखिरी बार आए थे तब वे सभी युवा लड़के थे जिनके चेहरे मासूमियत से भरे थे। अब वे सभी वयस्क हो चुके थे। नमस्कार निर्देशक। काले वस्त्र पहने 15 युवकों ने एक साथ वांग होंग को सलाम किया। अमर मार्ग व्यापार कंपनी में वांग होंग अभी भी निदेशक के नामात्र पद पर थे, जबकि लियू चांगशेंग उप निदेशक के रूप में कंपनी के दैनिक प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार थे। इन 15 युवकों में से अधिकांश के पास 3 आध्यात्मिक जड़ें थीं और वे अब प्रचुर संसाधनों की बदौलत ची साधना के बाद के चरणों में पहुंच चुके थे। आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। मेरे पास कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनसे 2 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स को शीघ्रता से तैयार किया जा सकता है। इसलिए मैं आप में से 2 सबसे उत्कृष्ट लोगों को फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर के रूप में चुनूंगा। हालांकि वांग होंग के पास कई ग्रीन स्पिरिट पीच और सैकड़ों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स थी, लेकिन एक साथ इतनी अधिक मात्रा में जारी करने से उनका मूल्य कम हो जाता। सीमित मात्रा ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। इसके बाद वांग होंग ने साधना स्तर, युद्ध क्षमता और अन्य पहलुओं सहित विभिन्न मूल्यांकन मानदंडों की घोषणा की। मूल्यांकन का सबसे पेचीदा हिस्सा अन्य नामक श्रेणी थी, जो स्पष्ट रूप से बताए जाने के बावजूद वास्तव में व्यक्तिगत चरित्र और वफादारी को संदर्भित करती थी। इसका कारण ये था कि इसे खुलकर बताने से लोग वफादारी का दिखावा कर सकते थे और वह बनने का ढोंग कर सकते थे जो वे वास्तव में नहीं है। किसी उद्देश्य से दिखाई गई वफादारी और दयालुता सच्ची नहीं होती। यही वह सिद्धांत है जिसके पीछे यह मान्यता है कि जानबूझकर की गई दयालुता का कोई इनाम नहीं मिलता। 3 दिन बाद 2 व्यक्तियों का चयन किया गया। वांग होंग ने उन्हें कुछ हरे आत्मा आड़ू दिए ताकि उनकी साधना का स्तर बढ़ाकर ची साधना के शिखर तक पहुंचाया जा सके। शिखर स्तर पर पहुंचने के बाद नींव निर्माण चरण के लिए नींव स्थापना गोली का उपयोग करने से पहले उन्हें कुछ दिनों तक सुदृढ़ होने की आवश्यकता थी। इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान लियू चांगशेंग ने वांग होंग की समीक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया। इन 5 वर्षों में अमर मार्ग व्यापार कंपनी की कुल बिक्री 7 मिलियन स्पिरिट स्टोन से अधिक हो गई। चूंकि कंपनी द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं वांग होंग के अंतरिक्ष में उत्पादित की जाती थी और स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने के अलावा लगभग कोई अन्य लागत नहीं आती थी, इसलिए ये 7 मिलियन स्टोन ज्यादातर उनका सकल लाभ था। इन 15 युवा साधकों की खेती बाड़ी के खर्च और कुछ छोटे मोटे खर्चों को घटाने के बाद भी वांग होंग को 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन का लाभ हुआ।